हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे के क्लासेज में। तो आज मैं यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद पहले समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद मतलब कि अपने देश के लिए, ठीक है, हमारे भीतर मतलब कि इंसानों के भीतर जो अपने जनता के अंदर, ठीक है, जनता के अंदर एक ऐसी भावना है राष्ट्रवाद जो कि अपने देश में, ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है, प्रेम और उसके लिए मर मिटने तक की, उसके लिए मर मिटने तक की क्या होती है कि अंदर क्या हमारे अंदर भावना उत्पन्न करती है। और उसके लिए हम लोग आदमी जो होता है अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए मतलब मर भी सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो वो क्या है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब अर्थ होता है, राष्ट्रवाद जो होता है कि मतलब हमारे अंदर एक ऐसी भावना पनपता है जो कि अपने देश के लिए लड़ाई करवाता है, मतलब अपने देश को आज़ाद करवाना चाहता है, देश पर किसी का भी मतलब गुलामी ना हो, अपने देश के लिए लड़ भी सकता है, ठीक है। और यह जो होता है आपस में कितने भी जाति के लोग हों, वो जो होता है अगर एक ही देश के हों तो वो आपस में क्या होता है कि ना कि एकता का वाहक होता है। जैसे सभी लोग के प्रति एक ही सोच है कि जैसे हमारा देश भारत है तो भारत को हम लोग आज़ाद करवाएंगे, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। सभी लोग अगर एक ही भाव के हैं, भले वो जाति कोई भी हो, लेकिन है क्या भारत के, तो भारत के लोगों में क्या होगा कि एकता की भावना जगेगी। तो ये भी क्या कहा जाएगा, राष्ट्रवाद कहा जाएगा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद को यूरोप में ही क्यों करा है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ है कि सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की भावना का जो प्रसार हुआ था वो सबसे पहले यूरोप में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था राष्ट्रवाद की भावना का? तो यूरोप में हुआ था। तो अब यूरोप में कब हुआ था? तो यूरोप में यह पुनर्जागरण के काल से ही, ठीक है। अब पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण मतलब ना कि 14वीं सदी, ठीक है, 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच के काल को क्या कहते हैं कि पुनर्जागरण के काल कहते हैं, जिसका मतलब होता है ना कि फिर से मतलब जागना, मतलब कि अपने आप के ऊपर दोबारा ध्यान देना, ठीक है। जैसे मतलब पुनर्जागरण मतलब ना कि जैसे हम लोग पहले क्या थे कि लोकल मतलब पहले वाले के सिटी पहले वाले वातावरण में रहते थे, और अब क्या करते हैं ना कि नया अपने ये खोजते हैं, मतलब थोड़ा इनोवेटिव करते हैं, आइडिया लगाते हैं उसमें, मतलब उसको जब ज्ञान आता है तो उससे मतलब विज्ञान से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कहलाता है कि पुनर्जागरण का काल। मतलब उसमें क्या होते हैं ना कि जितने भी लोग जो है मतलब कि पहले के थी बातों के रखने वाले, मतलब पहले वाले जितने भी लोग हैं तो वो अब में आने लगते हैं, मतलब अब के जमाना के होने लगते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं कि उसी अंदर के बीच के काल को कहते हैं पुनर्जागरण। तो राष्ट्रवाद की भावना के जो भावना है वह पुनर्जागरण के काल से ही यूरोप में हुआ था, ठीक है, जो कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से। लेकिन मतलब ये देखिए, पुनर्जागरण के काल से यह तो मतलब हो गया था, ये बीजारोपण इसका हो गया था, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। लेकिन इसको मतलब बढ़ाने के लिए क्या हुआ ना कि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई तो उसमें यह बढ़ा, क्योंकि वह क्रांति जो है राष्ट्रवाद की भावना पर ही हुई थी, अपने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, राजतंत्र को हटाने के लिए। तो ये भावना पर ही हुई थी। तो 1789 में यह क्या हुआ ना कि उन्नत रूप में मतलब बड़े रूप में प्रकट हो गया। और यह 19वीं शताब्दी तक आते आते मतलब 19वीं शताब्दी तक आते आते यह क्या हुआ ना कि उन्नत एवं आक्रामक, मतलब कि बड़े रूप में और लड़ाई झगड़े वाले रूप में यह सामने आने लगी। और इसके कारण क्या थे कि कारण भी मजबूत मजबूत थे, और इसके जो परिणाम हुए वह क्या हुए कि युगांतकारी, मतलब कि पूरे जीवन भर रहने वाले हुए। अगला आगे है कि यूरोप में आखिर राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति, मतलब कि इसके क्या क्या कारण थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। तो पहला था राजक्रांति, फ्रांस की राजक्रांति। मतलब फ्रांस की राजक्रांति में क्या था कि सबसे पहले मतलब फ्रांस में राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो काम हुआ, तो वो क्या हुआ कि फ्रांस की राजक्रांति की भी दिन हुई कि जैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया, ठीक है। अब उसका भी कई देशों पर प्रभाव पड़ा। तो ये हो गया मतलब फ्रांस की राजक्रांति जो हो गई, राष्ट्रवाद की भावना के विकास में काम की। और उसके बाद है नेपोलियन के आक्रमण, मतलब नेपोलियन जो है पहले तो सेना था, और अब जो मतलब उनके लोग जो गलत गलत जो अथी थे, मतलब गलत गलत राजा थे वहाँ के, निरंकुश राजतंत्र जब था, तो वो वहाँ के जितने भी राजा थे ना तो वो क्या करते थे ना कि गलत शासन करते थे। तो नेपोलियन क्या हुआ कि वहाँ का एक सैनिक था और उसने कहा कि मेरे हाथों में सारे शासन को दे दो, मैं शासन अच्छे से चलाऊंगा और उसको और बढ़ाऊंगा। तो अब ये केवल छोटे से मामूली एक सैनिक नेपोलियन जो कि पूरे पूरे भारत नहीं, पूरे रूस अफ्रीका जितने भी मतलब एथी हैं प्रायद्वीपीय हैं, तो जितने भी यूरोप के पार्ट रहते हैं तो उनमें सभी में ये क्या करता है ना कि अपने
अभियानों द्वारा, सैन्य अभियानों द्वारा क्या करता है कि उस सबको जीत लेता है, केवल ब्रिटेन को छोड़कर। ठीक है, ब्रिटेन को छोड़कर नेपोलियन जो कि एक सैनिक रहता है वह बड़ा मतलब शासन करने लगता है और पूरे यूरोप में अपना कब्जा जमा देता है, केवल ब्रिटेन को छोड़कर। और वहाँ क्या करता है कि उसके भावना जो होते हैं ये नेपोलियन के, तो राष्ट्रवादी भावना का होता है। अब राष्ट्रवादी भावना का होता है, इससे वह क्या होता है कि वहाँ राष्ट्रवाद की उसकी मतलब फर्क पड़ता है। और उसी के कुछ कुछ सैन्य अभियानों द्वारा क्या होता है कि वहाँ राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा पनपने लगता है उसके प्रभाव के कारण। अब वो क्या करता है कि अपने सैन्य अभियानों द्वारा क्या करता है ना कि नवयुग का संदेश पहुंचाता है। कहीं कहीं मतलब क्या करता है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार के लिए नवयुग का मतलब नया वाला जो युग आने वाला है उसको राष्ट्रवादी युग क्या मतलब क्या करता है कि मतलब उसमें क्या करता है ना कि यथी पहुंचाता है। जैसे मतलब अपने से क्या करता है कि कुछ लिखा हुआ लिखता है और उसको मतलब सभी लोग को देता है ताकि पढ़कर मतलब सभी लोग क्या हुए कि आगे बढ़े। ठीक है, और इसी में जो अब ये जो फ्रांस होता है, तो फ्रांस क्या करता है ना कि फ्रांस जो लड़ाई करता है मतलब राजनीति में, तो लड़ाई करने से क्या होता है ना कि वहाँ मतलब जितनी भी राजनीति थी मतलब राजनीति में मतलब राजा के जो शासन थे उसमें लड़ाई करता है, तो अब राजा की कोई वैल्यू हो ही नहीं जाती। तो वो क्या होता है मतलब राजनीति जो होती है मतलब लोकतांत्रिक बन जाती है और उसमें क्या होता है ना कि वह छोटी छोटी मतलब आम चीज बन जाती है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, मतलब कोई भी अब लड़ सकता है। ठीक है, तो अब मतलब छोटे छोटे आदमी भी क्या मतलब 18 वर्ष से ऊपर के लोग क्या करते हैं कि वहाँ लड़ सकते थे वोट और मतलब अपने शासन को चला सकते थे। तो अब नया ये आने लगा। ठीक है, इसको कौन बनाया, तो फ्रांस ने इसको बनाया। अब ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या करता है ना, नेपोलियन इटली और जर्मनी के कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या करता है कि उनके कोई कोई राज्यों को, ठीक है, राज्यों को क्या करता है कि मतलब उसके छोटे से भौगोलिक परिधि से हटा देता है और वहाँ क्या करता है ना कि राजतंत्र लोकतंत्र स्थापित करने लगता है। तो इससे क्या होता है ना कि इटली के मार्ग में इटली जो एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, उस सबके मार्ग में क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि एकीकरण होने लगता है। ठीक है, एकीकरण का मार्ग मतलब दिखने लगता है कि अब इसको भी एकीकरण करना होगा, क्योंकि वो क्या करता है कि हटाता है और कोई कोई राज्यों को मतलब क्या कर देता है कि बड़ा बना देता है, और जिससे क्या लगता है ना कि मतलब इसको क्या एकीकरण करना पड़ेगा, तो इससे मार्ग जो होता है दिखने लगता है। उसके बाद जब ये क्या होता है कि नेपोलियन युग मतलब कि नेपोलियन जो है 14 ईस्वी में आया था। ठीक है, नेपोलियन जो है 14वीं शताब्दी में मतलब थी वो जब हट गया था, मतलब 14वीं शताब्दी में जब इसकी ये थी हुई मतलब उसके शासन का अंत हुआ, तो अब 1815 ईस्वी में मतलब 1814 ईस्वी में जो उनकी हटी। ठीक है, सॉरी 1814। ठीक है, 1814 ईस्वी में उन्होंने यहाँ आया और 1814 ईस्वी में मतलब 1814 ईस्वी में इनकी क्या हुई ना कि वहाँ पराजय हो गई, ये यहाँ से हट गए, मतलब जेल में बंदी बना दिया गया। और 1815 ईस्वी में जितने भी लोग थे मतलब यूरोप के जितने भी अभिजात्य वर्ग थे, मतलब जितने भी मतलब बड़े बड़े भौगोलिक अभिव्यक्ति थे, जैसे वहाँ के क्या थे ना कि कोई बड़ा राज्य है, जैसे पूंजीपति राज्य है, कोई भी मतलब बड़ा बड़ा राज्य है, तो ब्रिटेन मतलब जैसे वहाँ हो गया कि रूस हो गया, अब ऑस्ट्रिया हो गया, प्रसा हो गया, तो वो सब क्या हुआ ना कि 1815 में जब वो हट गया, यहाँ के नेपोलियन युग का अंत हो गया, तो वो लोग एक ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना। ठीक है, वियना में वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ इकट्ठा होते हैं वियना में। कौन मतलब यूरोप के ही कोई देश, कई बड़े बड़े देश क्या करते हैं अभी जो कि मतलब अच्छे अच्छे होते हैं, मतलब बढ़िया वहाँ का होते हैं, मतलब वो लोग यहाँ क्या करते हैं कि आते हैं वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में, और वहाँ क्या करते हैं कि एक वियना सम्मेलन करते हैं। इसकी मेजबानी कौन करता है, तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, वह इसका मतलब मेजबानी करता है, इसका देख रेख करता है। लेकिन इस सब में ना इन लोगों को पता नहीं था ये कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो चुका है किधर। अब जब इन लोगों ने 1815 ईस्वी में मेटरनिक की देखभाल में ये वियना सम्मेलन में किया, तो इनका वियना सम्मेलन का युद्ध था, मतलब वियना सम्मेलन का क्या था कि उद्देश्य था कि जो भी फ्रांस की क्रांति की देन है, मतलब देन है गणतंत्र, तो उसको हटाना है और राजतंत्र को दोबारा से स्थापित करना है। और कई चीज थे कि जैसे नेपोलियन के युद्धों ने जिसमें शांति पहले शांति था, मतलब सभी लोग राजतंत्र पे भरोसा करते थे, राजा को प्रेम भाव करते थे। लेकिन अब क्या होता है ना कि इनके जो नेपोलियन क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इससे ये लोग अपने अपन मतलब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, ये लोग अपने आप को मतलब हटाना चाहते हैं, मतलब
क्या करते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। तो ये जो इनके वजह से संतुलन हट गई थी, मतलब शांति संतुलन बिखर गया था। तो ये लोग चाहते हैं मतलब वियना सम्मेलन की मदद से कि इसको ना शांति किया जाए, ठीक है। मेटरनिक इसका जो चांसलर था, मतलब मेटरनिक ने इसको किया, तो इसको कहते हैं हम लोग मेटरनिक युग। और मेटरनिक युग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। तो मेटरनिक युग जो है, मेटरनिक युग का उद्देश्य ही था ये कि जैसे उद्देश्य था कि मतलब नेपोलियन के युद्धों ने जो अस्त व्यस्त कर दिया है, मतलब वहाँ के शांति को बिखरा दिया है, उसको फिर से शांति बनाना। और दूसरा था कि फ्रांस की क्रांति का जो दिन है, राजतंत्र को हटाकर लोकतांत्रिक लाना है। तो अब उसको जस्ट विपरीत, मतलब पहले के शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इन लोगों ने काम किया। और अब इसमें क्या हुआ कि ये जो थे, मतलब यहाँ के मेटरनिक जो थे, तो मेटरनिक अब इटली पर अपना प्रभाव बनाने के लिए क्या किया कि उसको कई राज्यों में विभक्त कर दिया। मतलब इटली यहाँ है और फिर जर्मनी यहाँ है, तो उनके जो मेटरनिक युग आया तो वो ये सबको क्या कर दिया कि बांट दिए, अलग अलग बहुत से राज्यों में विभक्त कर दिया, जिससे 39 राज्य कहे हुए हैं। जर्मनी 300 राज्यों में विभक्त हो गया, 39 राज्यों में इटली विभक्त हो गया। तब उस पर ना अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब एकदम सामने से नहीं, मतलब दिखाकर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से किसका ऐसी ध्यान हो गया, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका ऑस्ट्रिया का हो गया। ऑस्ट्रिया मतलब कि वहाँ मेटरनिक वहाँ का शासक था, तो चांसलर था वहाँ का मेटरनिक। तो मेटरनिक अपने लिए, ठीक है, अपने महत्वाकांक्षी के लिए क्या किया ना कि ऑस्ट्रिया के ऊपर सारे यूरोप के, मतलब जितने भी विभक्त किया है, इटली को विभक्त किया है, ऑस्ट्रिया को विभक्त किया है, तो सारे लोगों में अलग अलग शासन व्यवस्था, मतलब राजतंत्र ही था, लेकिन अलग अलग शासक वहाँ बैठे हैं। लेकिन उन लोग का सबका मतलब हेड क्या हो गया ना कि ऑस्ट्रिया हो गया, क्लियर। तो यहाँ तक इन लोगों ने क्या किया कि ताकि और मतलब भावना जो है बढ़ ना पाए, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि इसको विभक्त कर दिया, मेटरनिक युग। और इस तरह क्या हुआ कि मेटरनिक युग इतना तक क्या हुआ कि मतलब इतना तक जो मेटरनिक युग हुआ कि सफल रहा। और लेकिन फ्रांस में भी, और इन लोगों ने अब क्या किया ना कि फ्रांस जो है, फ्रांस में जो कि लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, तो फ्रांस में भी इन लोगों ने क्या किया ना कि पुरातन व्यवस्था को बैठाने के लिए लुई 18वां, ठीक है, बुर्बो राजवंश का था, लुई 18वां को यहाँ शासन करने के लिए बैठाया। और लुई 18वां जो है, लुई 18वां मतलब पहले ही यहाँ से हट चुका था, इसलिए लुई 18वां सोचा कि मतलब राष्ट्रवाद की भावना जो है अच्छा है, इसको समझा अच्छा से। और समझने के बाद ये जो दोबारा वहाँ पर मतलब ये गलत काम करना नहीं चाहा, और वहाँ एक संविधान निर्माण किया, संवैधानिक घोषणा पत्र 2 जून 1814 ईस्वी में उन्होंने बनाया, जो कि सुधार के लिए था, ठीक है। और यह जो संवैधानिक घोषणा पत्र था 2 जून 1814 ईस्वी में लागू किया हुआ, तो यह क्या होता है ना कि यह क्या होता है कि 1848 ईस्वी तक चलता है संवैधानिक घोषणा पत्र। लेकिन 1830 ईस्वी में जब लुई 18वां वहाँ हट जाते हैं, तो चार्ल्स दशम, ठीक है, चार्ल्स दशम नाम के एक शासक आते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइप है चार्ल्स दशम यहाँ के इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ क्या होता है कि चार्ल्स दशम जो 1830 ईस्वी में आते हैं, तो वह जो होते हैं चार्ल्स दशम यहाँ के मतलब खराब शासक होते हैं, वह निरंकुश राजतंत्र वाले होते हैं। तो वह क्या करते हैं ना, यहाँ की संविधान को, ये जो संवैधानिक घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया था लुई 18वां, उसमें कुछ संशोधन करते हैं, मतलब सुधार करते हैं। और इसी सुधार के वजह से क्या होता है ना कि 1830 की क्रांति होने लगती है। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो जुलाई 1830 की क्रांति क्या है ना कि मतलब चार्ल्स दशम जो है एक निरंकुश राजतंत्र थे, और वह क्या थे कि मार झगड़ा में विश्वास रखने वाले थे, मतलब प्रतिक्रियावादी थे, ठीक है। और उन्होंने फ्रांस में उभर रही, मतलब फ्रांस में उनका जो शासन हुआ, तो उसमें उभर रही जितनी भी राष्ट्रवादी भावना है उसको दबाने का कार्य किया। और अपने पूरे शासन काल में जितने भी राष्ट्रवाद की मतलब लोकतांत्रिक की राहों में गतिरोध उत्पन्न किया। उन्होंने लोकतंत्र के मतलब विरोधी थे कि लोकतंत्र हो ही ना, ऐसा वह चाहते थे। उन्होंने इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक और मतलब मार झगड़ा में विश्वास रखने वाला एक आदमी था, पोलिगनेक, जिसको कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और वह जब मतलब इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और बोला कि मतलब तुम भी यहाँ क्या करो ना कि यहाँ मतलब कि लोकतंत्र के राहों में गतिरोध उत्पन्न करो। तब पोलिगनेक जो कि वो भी मतलब अलग ही ढंग का आदमी था, तो वो क्या करता है कि लुई 18वां के द्वारा जो समान नागरिक संहिता होता है उसमें क्या करता है कि उसके स्थान पर मतलब कि जो समान नागरिक संहिता होता है उसको हटा देता है। समान नागरिक संहिता जो होता है उसको हटा देता है, मतलब हटा देता है वहां से, और उसके जगह पर क्या कर देता है कि शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर देता है। शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग क्या है,
तो वैसे लोग जो मतलब कि अपने देशों में सबसे बढ़िया होते हैं, मतलब मतलब बड़े बड़े जातों वाले, ठीक है। तो उन लोगों को यहाँ क्या किया गया कि बैठाया गया। आप कहाँ, तो लुई 18वें द्वारा जो संविधानिक घोषणा पत्र था उसके जगह पर इन लोगों को बैठाया गया। और जस्ट बैठाने के बाद क्या किया गया कि उन लोगों को विशेष अधिकार दिया, मतलब विशेष अधिकार दिया कि तुम लोग अब जो चाहते हो वो कर सकते हो इसको, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वहाँ के जो अच्छे लोग मतलब जनता होते हैं, जो राष्ट्रवाद के मतलब पक्ष में होते हैं, और जो कि वहाँ के कोई कई कई प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि मतलब कि जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वो भी राष्ट्रवाद की कई मतलब क्या होते हैं कि पक्ष में होते हैं। और उन लोगों ने मिलकर, ठीक है, इसको मतलब क्या किया कि क्रांति जो हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई के विरुद्ध इन लोगों ने षड्यंत्र समझा कि जो पोलिग्नेक है वो हम लोगों के बीच क्या कर रहा है कि हम लोगों के बदला देना चाहता है। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया ना कि असंतोष प्रकट किया। और असंतोष प्रकट किया तो अब चीजों के मतलब जो होगा ये 4 ने अब यहाँ है, मतलब असंतोष प्रकट किया तो अभिजातीय वर्ग और पोलिग्नेक, ठीक है, पोलिग्नेक को हटना पड़ा। और पोलिग्नेक जब हटा यहाँ से, मतलब पोलिग्नेक यहाँ जब हटा, पोलिग्नेक यहाँ से जब हटे तो वहाँ अब कोई भी शासन मतलब नहीं कर रहा है। तो अब 4 वहाँ आए। और आने के बाद क्या किए कि 4 अध्यादेशों द्वारा, ठीक है। अब अध्यादेश क्या है, तो वैसे लोग जो मतलब जब कोई शासन नहीं करता है तो उसी में से कई लोगों को मतलब बैठा दिया जाता है और उन लोगों को कुछ अधिकार दे दिया जाता है कि तब तक तुम शासन करो। और ये किससे होता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मदद से ये क्या होता है कि वहीं के कई लोगों को बैठा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जब तक तुम शासन करो, जब तक कि वहाँ क्या होता है कि नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो अब उन लोगों ने अध्यादेश को प्रकट किया और बनाने के बाद उन लोगों से वह अध्यादेश जो होते हैं 4 से मिले हुए होते हैं। और 4 इन लोगों से कहते हैं कि तुम क्या करो ना कि वहाँ के जितने भी उदार तत्व हैं, मतलब कि जितने भी राष्ट्रवादी पक्ष में हैं, उन लोगों को मार डालो, मतलब उन लोगों के को मर्डर कर दो। उन लोगों की कोई एथी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो लोग बचे ही नहीं चाहिए। तो इससे उन लोगों ने अध्यादेशों द्वारा जो उदार तत्वों की गला घोटने का प्रयास हुआ है। तो अब उसमें फ्रांस में क्या हुआ कि क्रांति की लहर दौड़ गई कि तुम लोग हमको मारोगे तो हम लोग नहीं मारेंगे। तो अब ये क्रांति की लहर दौड़ गई और 28 जुलाई 1830 ईस्वी में क्या होता है कि गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। तो अब गृह युद्ध क्या है, तो गृह युद्ध मतलब कि मान लीजिए ये कोई देश है, इसके अंदर अगर यहाँ के ठीक है, अपने ही देशों में मतलब रहने वाले लोगों के बीच जो युद्ध होता है कोई भी भलाई के लिए, तो जो जितनी भी युद्ध होती हैं अपने ही देश के अंदर, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो 28 जुलाई 1830 ईस्वी में यह गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और गृह युद्ध आरंभ होते ही क्या होता है ना कि गृह युद्ध आरंभ होता है। तो अब चार्ल्स दशम जो है उनको भी फ्रांस को छोड़कर जाना पड़ता है, जो कि बुर्बो राजवंश के रहते हैं। और उसके क्रांति के फलस्वरूप मतलब क्या होता है कि आर्दे वंश आते हैं। और आर्दे वंश के एक शासक का नाम होता है लुई फिलिप, ठीक है। और लुई फिलिप जो होते हैं राष्ट्रवादी के पक्ष में होते हैं, मतलब राष्ट्रवादी भावना वाला वो भी होते हैं, ठीक है। तो अब 1830 की कई में उसमें क्रांति हुई और उससे पता चला कि जो फ्रांस है पहले से ही लड़ाई झगड़ा में माहिर है। ये बताने के लिए ये 1830 की क्रांति का मतलब प्रभाव होता है कि 1830 की क्रांति का मतलब होता है कि ये हम लोग पहले से ही लड़ाई झगड़ा में माहिर है, ऐसे ही मतलब बताने का होता है। और इनके कई देशों पर क्या होता है ना कि इनके कई देशों पर मतलब यूरोप के जितने भी देश हैं सभी पर इनका क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है और सभी लोगों में कई क्रांतियां होती है। तो 1830 की क्रांतियां मोटे मोटे शब्दों में क्या है कि चार्ल्स दशम जो होता है अलग ढंग का आदमी होता है। और वह क्या होता है कि पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाता है। और पोलिग्नेक क्या करता है कि पोलिग्नेक अब जो लोकतांत्रिक संहिता होता है, जो संविधान से जो एथी मिलता है वहाँ घोषणा पत्र होता है, तो उसके जगह पर अमीर आदमी को बैठा देता है और उसको विशेष अधिकार दे देता है। और जिससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों में एथी जागता है कि ये हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और इससे क्या होता है कि वहाँ के प्रतिनिधि लोग और उदार राष्ट्रवादियों ने मिलकर इनका असंतोष प्रकट करते हैं। और यही असंतोष के चलते क्या होता है कि अब पोलिग्नेक को हटना पड़ता है। और जो चार्ल्स दशम थे जो कि उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, चार्ल्स दशम यहाँ आते हैं। और यहाँ आने से अध्यादेशों को मतलब 4 अध्यादेशों द्वारा क्या करते हैं कि वहाँ बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी शासन करो और यहाँ क्या करो कि मतलब दिक्कतें पैदा करो। तब जो अध्यादेश हैं अध्यादेश लोग क्या करते हैं
कि उनके उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास करते हैं, और जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ा लड़ाई होता है, और जो कि गृह युद्ध कहा जाता है। मतलब जो कि जब घर में ही युद्ध होता है तो गृह युद्ध कह सकते हैं। तो गृह युद्ध लड़ाई होता है, और गृह युद्ध की लड़ाई से क्या होता है कि चार्ल्स दशम को वहां से छोड़कर जाना पड़ता है, पोलिग्निक को भी छोड़कर जाना पड़ता है। और उसके बाद जो कि चार्ल्स दशम जो है जो चार्ल्स दशम है बुर्बो राजवंश के थे, और उनको हटने के बाद वहां आते हैं आर्य वंश के एक शासक लुई फिलिप, जो कि इनके खिलाफ भी मतलब 1848 तक, मतलब 30 के बाद 18 साल तक उन्होंने शासन किया, और 1848 तक उनके खिलाफ में मतलब लुई फिलिप जो कि आर्य वंश के थे, उनके खिलाफ भी बात होने लगी, और बात होने मतलब क्या होने लगी कि आंदोलन होने लगी, और आंदोलन जस्ट होने से क्या होता है कि 1848 की क्रांति शुरू हो जाती है। किधर अब 1848 की क्रांति क्या है, तो लुई फिलिप जो होता है राष्ट्रवादी भावना का तो होता है, लेकिन वह क्या होता है कि महत्वाकांक्षी होता है। मतलब कि महत्वाकांक्षी मतलब कि होता है कि हम जो होते हैं ना कि अपने से मतलब सोचने देते हैं ना कि हम ही बड़े हैं, ठीक है, और हम ही बार बार सोचते हैं कि बड़ा होते रहे। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि सभी लोग मान लीजिए कोचिंग में पढ़ते हैं, और सभी लोग सोचते हैं ना कि टॉपर ही मैं ही टॉपर आऊँ, ठीक है, लेकिन क्या कोई भी एग्जाम में दूसरे को बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि वह सोचता है कि मैं ही केवल टॉपर आऊँ, दूसरा कोई थोड़ी ना। तो वो केवल अपने ही हित के लिए सोचता है, तो वो महत्वाकांक्षी होता है। और महत्वाकांक्षी होने के चक्कर में वह क्या करता है कि सोचता है ना कि लड़ाई झगड़ा हो ही ना, और दूसरे मतलब पीछे वाला पार्टी जो कि मतलब हम लोगों से लड़ाई करना चाहता है उसको भी खुश रखे, और अपने घर वाले को भी मतलब खुश रखे, दोनों को खुश रखना चाहता था वह, और सोचता था कि लड़ाई ना हो और हम जिंदगी भर यहाँ शासन करने लगे। तो वह अब उसको खुशी दूसरे मतलब जो विरोधी पार्टी को खुशी करने के लिए, खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, ठीक है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। गीजो अब क्यों होता है, तो गीजो जो होता है वह भी हरामी आदमी होता है। मतलब गीजो जो होता है वह भी प्रतिक्रियावादी होता है, लड़ाई झगड़ा में माहिर होता है। और गीजो जो होता है ना क्या करता है, 1840 में नियुक्ति होता है वह प्रधानमंत्री। जो गीजो होता है वह क्या होता है कि अब गीजो वहाँ प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जो यहाँ के थे लुई फिलिप शासक जो थे, लुई फिलिप जो होते हैं पूंजीपति वर्ग को, मतलब कि जो अमीर देश हैं उनको साथ रखना पसंद करते थे, और जो गरीब हैं उनको कोई वैल्यू नहीं देते थे। उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो जो होते हैं सामाजिक और आर्थिक सुधारों के मतलब विरुद्ध थे। मतलब वह अपने शासन काल में कोई भी ऐसा सुधार नहीं लाए थे जो कि उनके देश को आगे पहुंचा सके, ठीक है, वो इन लोगों के विरुद्ध थे। और लुई फिलिप ने क्या किया कि क्या करते हैं कि अल्पमत में भी थे, मतलब कि इनके चाहने वाले लुई फिलिप जो है उनको चाहने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, अल्पमत में होते हैं, ठीक है, उनको मतलब वोट मिलने वाली बात नहीं होती है। तो और वह जो होते हैं जो मतलब विदेश नीति होता है, ठीक है, विदेश नीति क्या है, तो जैसे आप लोग ऐसे माइंड में सोचते हो सोच रहे होंगे कि जैसे आखिर ये लोग लड़ रहे हैं तो उन लोगों को क्या फायदा है कि लड़ रहे हैं। तो ये एक विदेश नीति है, जैसे हमको अगर आप में मतलब कुछ फायदा मिले या ना मिले, हम लोग आपको लड़ेंगे, मतलब आपके लड़ाई में हम लोग मदद करेंगे। मतलब सारे देशों में, जैसे फिलहाल में यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रहा है, तो रूस में अमेरिका मदद कर रहा है। तो अमेरिका इसलिए मदद कर रहा है कि वह जो एक नीति है विदेश नीति, ठीक है, और उसी के कारण वह मदद कर रहा है। अपने से मदद मतलब अपने से उसमें जो विदेश नीति होता है उससे कुछ लाभ भी मिलता है। तो ये विदेश नीति जो अपना रहा था उसमें भी इनको लाभ नहीं मिल रहा था, और सुधारात्मक कार्यक्रम हो ही नहीं रहता है। तो इसलिए वहाँ क्या होता है ना कि और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब उनके प्रत्यक्ष रूप से जो सामने रहता है गीजो, ठीक है, गीजो की आलोचना होने लगती है। अब गीजो की वहाँ मतलब आलोचना होने लगती है कि तुम अच्छा शासन नहीं कर रहे हो। गीजो की आलोचना होने से क्या होता है कि अब आलोचना होती है, और जो ये थे कौन लुई फिलिप, तो लुई फिलिप के शासनकाल में अब कोई भी कहीं से फायदा नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि जब लुई फिलिप जो यहाँ शासन कर रहे हैं तो विदेश नीति में ही कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना ही कुछ सुधार हो रहा है। तो उनके देश में क्या होगा, पैसे की कमी होगी। तो पैसे की कमी से क्या होता है ना कि यहाँ भूखमरी आ जाती है, मतलब बेरोजगारी आ जाती है, मतलब लोग खाने के लिए मरने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि बेरोजगारी, मतलब कि पैसे कोई कमा नहीं पा रहा है, मतलब खुद सरकार नहीं कमाएगा तो हम लोग जनता कहाँ से कमाएंगे। तो ऐसा होने लगता है, और इसलिए क्या होता है कि पेरिस के थियर्स में, ठीक है, पेरिस में एक थियर्स व्यक्ति होता है जिसके नेतृत्व में एक विशाल खाना मतलब भोज का आयोजन होता है, मतलब बड़े खाना का आयोजन होता है। और वहाँ क्या होता है ना कि लुई फिलिप और गीजो सभी लोग को बुलाया जाता है। और बुलाने में क्या है, मतलब इन लोगों का क्या होता है ना कि चाल होता है ना कि जो भी है मतलब पेरिस में थियर्स लोग हैं, वहाँ के जो जनता है फ्रांस के, उन लोगों ने सोचा कि मतलब ये जो खराब शासन कर रहे हैं, और इसीलिए एक भोज का आयोजन किया, मतलब
खाना पर बुलाया और बुलाने में रास्ते में आते समय मतलब रास्ता में आते समय क्या किया ना कि मतलब बहुत सारी गतिरोध उत्पन्न किए, मतलब गलत गलत ऐसा किए हैं जिससे कि उन लोग ना तंग आकर पहले ही भाग जाए, हम लोगों को कुछ करना ही ना पड़े। ये इन लोगों की चाल होती है। और इससे क्या होता है ना कि सही होता है। और 22 फरवरी 1848 को जो खाना में बुलाते हैं तो वो लोग आते हैं और आने में क्या होता है कि ऐसे ऐसे गतिरोध लगाए रहते हैं जिससे कि 24 फरवरी को वो लोग तंग आकर क्या करते हैं कि लुई फिलिप जो होता है गद्दी को त्याग देता है और इंग्लैंड चला जाता है। त्याग कर क्या कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। और उसके बाद नेशनल असेंबली क्या करता है कि यहाँ गणतंत्र स्थापित कर देता है, मतलब कि यहाँ जो है राजतंत्र पहले था और अब क्या करता है कि गणतंत्र स्थापित करता है। और जिससे कि अब यहाँ कोई मतलब शासन राजतंत्र वाले नहीं कर सकते हैं। और यहाँ क्या करता है कि 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार देता है और उन लोगों को कमाने के लिए भी कहता है कि तुम लोग काम कर सकते हो अब और अपने मतलब घर को चला सकते हो। इसमें दो नेता होते हैं, गणतंत्रवादियों का नेता होते हैं लामार्टिन, सुधारवादियों का नेता होते हैं लुई ब्लो। अब इन दोनों कहते हैं कि हम यहाँ शासन करेंगे, हम यहाँ शासन करेंगे, तो इन दोनों में लड़ाई हो जाता है। और लड़ाई होने से क्या होता है ना कि लुई नेपोलियन अब फ्रांस का शासक बन जाता है। मतलब कि दो शासन यहाँ आते हैं, शासक की हम यहाँ बनेंगे शासन करेंगे या हम यहाँ शासन करेंगे, और आपस में लड़ाई कर देते हैं और जिससे लुई नेपोलियन आते हैं और वहाँ राज करने लगते हैं। और इस क्रांति जो यह क्रांति है पूरा फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया। और कि क्या होता है ना कि इसका प्रभाव बहुत देशों पर पड़ा, ठीक है, बहुत देशों पर पड़ा और वहाँ भी ऐसे क्रांतियाँ होने लगी। अब क्या हुआ कि इसका मतलब जो इससे जन असंतोष क्या करते हैं कि लोग जो वहाँ के होते हैं वह असंतोष प्रकट करते हैं। और असंतोष प्रकट करने से क्या होता है वहाँ कि जन असंतोष प्रकट करने से वहाँ क्या होता है ना कि एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण करने वाला है, मतलब इनसे प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं, ठीक है, प्रेरणा देकर एकीकरण करने में भी मदद करते हैं। तो अब मैं टूटी फूटी एक और शब्द में बता देता हूँ कि जो 1848 की क्रांति क्या है। तो 1800 क्रांति के मतलब 1830 की क्रांति के बाद जो लुई फिलिप नाम के एक जो शासक यहाँ आए थे शासन करने के लिए, तो लुई फिलिप जो होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब अपने आप को बड़ा बनाने वाले होते हैं, ठीक है। और महत्वाकांक्षी होने के लिए सोचते हैं ना कि हमारे शासन में कोई लड़ाई हो ही ना, और वह अपने विरोधी पार्टी को भी खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हैं, मतलब उसको लागू करते हैं। और लागू करके गीजो जो कि हरामी आदमी होता है उसको क्या करते हैं कि यहाँ का प्रधानमंत्री बनाते हैं। और गीजो जो होता है क्या करता है कि वहाँ प्रधानमंत्री मतलब बन जाता है। और बनने से क्या होता है ना कि वहाँ जो लुई फिलिप होते हैं, लुई फिलिप क्या करते हैं कि लुई फिलिप जो होते हैं अब गरीब लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे थे और अमीर लोगों को अपने बैठा रहे थे अपने लागू। तो आप क्या करेंगे, गरीब लोगों में ये होगी कि मतलब वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, हम लोगों को भी अपना अधिकार चाहिए। तो यह भी मतलब कहीं ना कहीं से यह भी क्या होता है कि लड़ाई के लिए भी मतलब क्रांति के लिए यह भी देन होता है। और उसके बाद क्या होता है जो भी इन लोगों ने सुधार जो मतलब जो भी नीति का अवलंबन कर रहे थे इन लोगों को मतलब कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था, मतलब कोई भी उनके देशों में सुधार नहीं हो रहा था। और जो विदेश नीति में भी इनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, मतलब कि इधर उधर के कोई भी देशों में लड़ने पर भी इनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। और इनके पूरे शासनकाल में जब पैसे आ ही नहीं रहे थे और ऊपर से चलते जा रहे थे, मतलब विदेश नीति में लड़ना है तो कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो अब खर्चा से पैसे जाने लगते हैं, मतलब आते नहीं है और पैसे वापस से चल रहे हैं, ठीक है। तो वापस से पैसे जो जा रहे हैं तो इससे यहाँ भुखमरी हो जाता है, बेरोजगारी हो जाता है। और जिससे कि इन लोगों ने सोचा कि ना कि हम लोग कुछ लड़ाई करें, यहाँ के फ्रांस के लोगों ने और क्या किया कि एक भोज का आयोजन किया पियर्स के नेतृत्व में पेरिस में। पेरिस जो है फ्रांस का ही नाम है। तो वहाँ एक भोजन का आयोजन किया और आने के रास्ते में उन लोगों को बुलाया गीजो जो कि 1840 ईस्वी में वहाँ प्रधानमंत्री बना था। गीजो और लुई फिलिप को बुलाते हैं और रास्ता में इतना मतलब उनको गतिरोध उत्पन्न करते हैं कि वो ऐसे ही भाग जाए, हम लोगों को कुछ करना ही न पड़े। तो वो ऐसा करते हैं और इससे 22 फरवरी 1848 ईस्वी में ऐसा काम करते हैं, खाना पर बुलाते हैं। और 24 फरवरी को वो क्या करते हैं लुई फिलिप वहाँ से त्याग कर और वहाँ छोड़ देते हैं, मतलब कि क्या करते हैं कि फ्रांस को छोड़ देते हैं। और वहाँ क्या होता है कि नेशनल असेंबली अब क्या करता है कि गणतंत्र स्थापित कर देता है, मतलब कि अब वहाँ कोई राजतंत्रात्मक शासन नहीं होगा। और वहाँ 21 वर्ष के लोगों को, हम लोग 18 वर्ष के लोग जो होते हैं वोट देते हैं, तो यहाँ 21 वर्ष के लोग वोट देने लगे और मतलब काम कर मतलब खा भी सकते हैं, इतना कहा गया इन लोगों को। इनके कई प्रभाव पड़े।
आगे है कि इटली का एकीकरण। अब उन लोगों ने जो प्रयास किया तो इनके कई प्रभाव पड़े। 1830 की क्रांति के भी इटली पर प्रभाव पड़ा, 1848 की क्रांति का भी इटली पर प्रभाव पड़ा। तो अब इटली का एकीकरण होने लगा। मतलब कि जो इटली होता है पहले 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति हो जाता है। मतलब कि जैसे छोटा मोटा एक गांव के तरह हो जाता है। मतलब कि वहाँ को उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, ठीक है। एक छोटा सा भौगोलिक अभिव्यक्ति बन जाता है और जहाँ की कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। मतलब कि वह जो होता है भौगोलिक अभिव्यक्ति, मतलब छोटे मोटे, मतलब इतना हो जाता है ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। और इससे क्या होता है कि वहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, उसकी वैल्यू नहीं थी। तो अब वहाँ क्या होता था कि अलगाव नीति होती थी। मतलब कि वहाँ जो भी लोग थे वह अपने आप में फूट डाल कर क्या करते थे कि वहाँ शासन करना स्टार्ट कर रहे थे। और इटली को एक राष्ट्र के रूप में, मतलब पूरे एकीकरण के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं क्या थी कि वहाँ भौगोलिक समस्या था। भौगोलिक समस्या मतलब कि भूमि वाली समस्या थी। उसके अलावा विदेशी राष्ट्रों के हस्तक्षेप थे। मतलब ऑस्ट्रिया, प्रसा, ये सब क्या थी कि यहाँ नहीं चाहते थे कि इसकी एकीकरण हो। तो ये सब की मतलब क्या थे ना कि हस्तक्षेप थे। मतलब ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ क्या हो ना, किसी यह एकीकरण हो, ठीक है। और इनमें एक और विरोधी था। मतलब इसका कारण था कि जैसे रोम, ठीक है, रोम में एक पोप नाम का व्यक्ति का यहाँ होता है कि प्रभाव होता है। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन वह चाहता था ना कि राजा के मतलब देखभाल में ना हो, मेरे देखभाल में हो। मतलब कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासक के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्योंकि वह पोप जो होता है वहाँ के जैसे मंदिरों का चर्च टाइप होता है। और वह क्या होता है ना कि वह एक पंडित जैसा होता है, ठीक है। और वह सोचता है कि भगवान टाइप की धार्मिक दृष्टिकोण से हो, मतलब कि सभी लोग एक ही जात के हों। और ऐसे वह सोचता है कि एकीकरण हो, जितने जितने जात के एक ही हो वह एकीकरण हो और बाकी सब ऐसे ही छोड़ दे, ये चाहता है, ठीक है, ये पोप। और जितने भी उसके अलावा जो है, मतलब जैसे और कोई राज्य थे तो वह सोचता ही नहीं था ना कि राजा वाजा के दृष्टि से कोण में हो, मेरे देखभाल में हो और कोई के देखभाल में नहीं। ये कारण होता है। लेकिन फिर भी यहाँ एक और कारण होता है कि आर्थिक, मतलब कि पैसे की और लोगों की विसंगतियां मौजूद होती है। अब उसके अलावा भी 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास होने लगता है। मतलब कि जब 19वीं सदी, मैंने बताया कि जो राष्ट्रवाद की भावना होता है अच्छी तरह से विस्तार होता है, तो 19वीं सदी में फिर भी इतने कारण होने के बावजूद भी यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। और फ्रांस में होने वाली घटना जो होती है उन सारी घटनाओं का प्रभाव यहाँ पड़ता है स्पष्ट रूप से। और नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने, मतलब नेपोलियन का जो सैन्य अभियान हुआ था उसने भी इटली के एकीकरण में, मतलब नवजागरण में, मतलब नया इटली के निर्माण में क्या होता है कि एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वह जानता नहीं था कि इसकी एकीकरण होगा, फिर भी वह अप्रत्यक्ष रूप से इसकी एकीकरण में कुछ योगदान दिया। मतलब कि क्या हुआ कि उसे 3 गणराज्यों में विभक्त किया, उसे जीत कर। मतलब ये क्या मैंने बताया कि ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सारे यूरोप को अपने जीत लिया था। तो जीतने के बाद सब में क्या कर रहा था कि गणराज्य स्थापित कर रहा था। तो इटली में उसने सिस्पाइन गणराज्य, लिगुरियन गणराज्य तथा ट्रांसपेडेन गणराज्य, मतलब कि 3 गणराज्य का निर्माण करता है। और वहाँ के जो भी यातायात साधन होते हैं, मतलब गाड़ी मोटर चलाने के लिए जो होता है, जो रोड होता है, उसको एकदम चुस्त दुरुस्त कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। और सारे गणराज्य को एक ही शासन के अधीन जाते हैं। जैसे हम लोगों का पूरे भारत का क्या है, राष्ट्रपति कुछ है तो मतलब राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के ये नेतृत्व में हो जा रहा है, तो सारे देश किसके अंतर्गत आ गया, राष्ट्रपति के। तो जस्ट वैसे ही ये भी करने की कोशिश करते हैं। और करने के बाद जो 1815 ईस्वी की, मतलब इनकी जो हार होती है, तो नेपोलियन के हार के बाद 1815 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ जो मेटरनिक युग आता है, तो वह इटली को फिर मतलब करने में इटली को क्या करता है कि अभी अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिक जो होता है, मेटरनिक भी इसकी एकीकरण में कुछ मदद करता है। एकीकरण में यह क्या मदद करता है कि यह क्या करता है ना कि 1815 में मतलब नेपोलियन को हटाने के लिए, मतलब कि इसको क्या करता है कि जिसको यह गणराज्य बनाया था उसको, मतलब सिडिनिया और पिडमाउंट को क्या करता है कि एकजुट कर देता है। अब एकीकृत करने से क्या होता है कि सभी में भावनाएं आ जाती हैं कि एकीकरण हम पूरे इटली का करेंगे। वह केवल 2 राज्यों का करता है, सिडिनिया और पिडमाउंट का कौन करता है, मेटरनिक। लेकिन अब सारे वहाँ के प्रजाओं में क्या होता है कि सभी पूरे का एकीकरण होगा। और इससे क्या होता है कि एकीकरण की दिशा तय होने लगती है। अब इससे क्या होता है कि 1820 ईस्वी में इटली में क्या होता है
कि इटली के कुछ राज्यों में क्या होता है कि संवैधानिक सुधारों को लेकर, मतलब जो वहाँ के नियम है इटली को चलाने के लिए, उसको लेकर क्या करते हैं कि उसको सुधार करो, मतलब वहाँ के नियम कानून को सुधार करो, मतलब कि जो अमीर लोगों को वैल्यू मिल रहा था वो सारे लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं कि आंदोलन होते हैं, नागरिक आंदोलन होते हैं, और वहाँ एक गुप्त दल बनता है कार्बोनरी, ठीक है, जिसका सदस्य होते हैं मेजनी, जोसेफ मेजनी। उनका ही यहाँ क्या होता है कि पहला प्रयास होता है इनके एकीकरण में। जोसेफ मेजनी जो होते हैं 1830 ईस्वी में, मतलब 20 ईस्वी में यह जो हुआ यहाँ दब गया, लेकिन 1830 ईस्वी में जो भी मतलब इतने बने हुए थे कार्बोनरी गठन, तो 1830 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ पर एक थी, मतलब इसका प्रभाव पड़ा। और 1830 ईस्वी में जो यहाँ क्या हुआ ना कि यहाँ क्या हुआ कि नागरिक आंदोलन फिर मजबूत होने लगे, और इसकी जन आंदोलन की क्या करते हैं फायदा उठाते हुए इन्होंने, जोसेफ मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण करने में योगदान देने की कोशिश किया, लेकिन ऑस्ट्रिया और इटली, ठीक है, लेकिन नागरिक आंदोलन को मतलब दबा दिया गया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा, ठीक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब मेटरनिख द्वारा क्या किया गया है ना कि इस आंदोलन को दबा दिया गया, और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, मतलब मेजनी को अब इटली से क्या किया करना पड़ा, हटना पड़ा। तो अब मेजनी क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेजनी जो होता है क्या होता है कि एक साहित्यकार होता है, मतलब कि कथा लिखने वाला साहित्यकार के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का पोषक होता है, मतलब वह सोचता है कि गणतंत्र स्थापित हो, राजतंत्र नहीं। और यह क्या होता है कि यह योग्य सेनापति होता है, और यह योग्य सेनापति के साथ साथ जो कार्बोनरी का सदस्य थे तो यह एक राष्ट्रवादी नेता भी होते हैं, ठीक है। यह जो होते हैं इनकी, ये जो सोचते हैं कि गणतंत्र स्थापित हो, लेकिन इनको जो होता है तत्कालिक परिस्थिति जो है, मतलब राजनीतिक परिस्थिति जो है, जैसे ये हो गया तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति में हो गया कि मतलब राजतंत्र जो है उसके बारे में इनको बेहतर समझ नहीं था, अच्छा से समझ नहीं था कि आखिर ये मतलब कैसा है, ठीक है। और इससे इन्होंने क्या करते हैं कि 1831 ईस्वी में, मतलब कि 1830 ईस्वी में जो जिसमें ये हटे थे, तो 1831 ईस्वी में फिर ये क्या किए कि इटली में आए, और इटली में आकर 1831 ईस्वी में क्या किया कि आए और आकर वहाँ यंग इटली नाम की एक संस्था को स्थापित किया, और जो कि नया इटली के निर्माण में बहुत ही मदद किया। यहाँ यंग इटली में के साथ साथ क्या किया इन्होंने कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप, मतलब पूरे यूरोप में ऐसा हो, मतलब राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो, इसके लिए इन्होंने यंग यूरोप संस्था का स्थापना किया, और स्थापना कर पूरे यूरोप में क्या हुआ कि प्रेरणा स्रोत दिए, मतलब प्रोत्साहित किया कि आप लोग भी लड़िए, मैं भी लड़ता हूँ, ठीक है। और सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित, ठीक है, और 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे देशों में, फ्रांस सहित पूरे देशों में क्या होता है कि 1848 ईस्वी में क्रांति होती है, तो क्रांति से क्या होता है कि मेटरनिख हार जाता है, और मेटरनिख को यहाँ से भागना पड़ता है, और मेटरनिख को यहाँ से नहीं, मतलब फ्रांस जितने भी राज्यों में मतलब कब्जा किया था सारे राज्यों से मेटरनिख को भी भागना पड़ता है, और मेटरनिख को भागने से क्या होता है कि मेजनी अब जो होता है इसमें और सोचता है कि सभी को करें, लेकिन क्या होता है कि मतलब एकीकरण करें, लेकिन सिर्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक होता है चार्ल्स एल्बर्ट, और दूसरी ओर जो पोप की राजधानी होती है, मतलब पोप की रोम की राजधानी जो होता है पोप के नियंत्रण में होता है वह, और सिर्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट, और दूसरी ओर क्या होता है कि जो वहाँ के मतलब एथी थे क्या जो नहीं चाहते थे कि ऐसा टकराव हो, चार्ल्स एल्बर्ट, और इसमें पूरे में इटली के एकीकरण के कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहते थे, लेकिन सिर्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो चार्ल्स एल्बर्ट थे वह अपने नेतृत्व में, अपने देखभाल में सभी प्रांतों का विलय चाहते थे, मतलब कि जो चार्ल्स एल्बर्ट नामक शासक थे सिर्डिनिया पिडमाउंट के, तो वो चाहते थे कि राजतंत्र भी हो, लोकतंत्र भी हो, सभी मतलब तंत्र हो, सेना तंत्र भी हो, मतलब जो भी हो, ठीक है, वह सब चाहते थे, ठीक है। और इसके टकराव, मतलब विचारों के टकराव से क्या होता है कि इटली का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कि इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेजनी है, मेजनी चाहते थे कि एकीकरण हो, लेकिन यहाँ वह जो चाहता था, वहाँ के पोप जो चाहते थे कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, और यहाँ यह चाहता था कि सब चीज रहे, मतलब हो भी न करे, ठीक है, अब ना हो, तो इससे क्या होता है ना कि यहाँ अवरुद्ध हो जाता है, और अंत में क्या होता है कि मेजनी को भी यहाँ से जाना पड़ता है, मतलब मेजनी अब इसी टाइम में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया जो होता है इस पर हमला कर देता है, और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से क्या होता है, मतलब हमला से क्या होता है
कि इटली में जनवादी आंदोलन, मतलब जो आंदोलन हुए थे कि यहाँ के एकीकरण हो, ये जो आंदोलन हुए थे वह कुचल दिया जाता है। और कुचलने से क्या होता है कि मेजनी जो होता है पुनः हार जाता है और हारने से इसे पलायन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इटली का वह हुआ पहला चरण। इटली का द्वितीय चरण है कि 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए जो भी मतलब काम हुए थे 1848 ईस्वी तक असफल रहे थे। ठीक है, और असफल रहे, और जो सिडनिया पिडमाउंट का नया शासक आया, जैसे वहाँ चार्ल्स एल्बर्ट जो था वह चाहता था कि सब राज्य यहाँ हो, सेना तंत्र भी हो, राजतंत्र भी हो, लोकतंत्र भी हो, सब वह चाहता था। तो उसको क्या किया ना, वह अब वहाँ से हट गया और हटने से विक्टर इमैनुअल आया। विक्टर इमैनुअल जो कि अच्छे मतलब राजतंत्र के छोड़कर मतलब लोकतांत्रिक भावों के थे, राष्ट्रवादी भावना के थे। तो वो क्या किए कि इसके एकीकरण में प्रयास करने लगे। और प्रयास करने में एक काउंट काबुल नाम के एक कूटनीतिज्ञ थे, मतलब कि चालसाज थे, जो वो क्या करते थे ना कि अपने मतलब चालाक आदमी थे और वो उसको एकीकरण करते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि काउंट काबुल को नियुक्त किया प्रधानमंत्री। ठीक है, सॉरी, काउंट काबुल को क्या किया कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए। और काउंट काबुल जो होता है एक कूटनीतिज्ञ होता है, और वह क्या होता है ना कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया वहां हस्तक्षेप किया था, तो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता है। और इसीलिए उसने क्या किया कि फ्रांस में एक क्रांति होती है, क्रीमिया युद्ध 1853 से 54 के बीच, मतलब 1853 ईस्वी से 1854 ईस्वी के बीच एक क्रांति होती है क्रीमिया। उसमें फ्रांस की सहायता करता है यह, और फ्रांस से सहायता कर कर वहाँ मतलब जीत जाता है। ठीक है, और जीतने से क्या होता है ना कि इसकी मतलब जो वैल्यू होती है बढ़ जाती है। मतलब कि यहाँ जो कूटनीतिक जो होता है काउंट काबुल, तो काउंट काबुल जो होता है ना कि उसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे मतलब मदद करता है। तो अब इससे क्या होता है कि एक जो मतलब क्या होता था ना पहले की लड़ाई होने के बाद उसके समझौता के लिए, अभी भी वही होता है, जो लड़ाई के बाद जो समझौता होता है तो उस समझौता को कुछ नाम दिया जाता है। तो उस समझौता में हुआ था हाँ पेरिस के शांति सम्मेलन। ठीक है, तो पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ, मतलब फ्रांस में एक शांति सम्मेलन हुआ है, जिसमें इन लोगों के जितनी भी मतलब दोस्त हुए हैं इनके कुछ बातों को मानना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ के जो सिडनिया पिडमाउंट के शासक थे विक्टर इमैनुअल, उनको भी बुलाया गया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया को भी बुलाया गया। तो विक्टर इमैनुअल जो है क्या वहाँ के जो काउंट काबुल थे तो उन्हीं के पक्ष में थे। तो काउंट काबुल भी वहाँ है, और काउंट काबुल आकर क्या किया कि ऐसा घोषित किया कि जो इटली के हस्तक्षेप मतलब कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप है वह गैर कानूनी है, मतलब वो नहीं करना चाहिए उसको। और इससे क्या हुआ ना कि इससे वह अपने चाल के, ठीक है, अपने कूटनीति के बल पर वह क्या करता है काउंट काबुल कि पूरे यूरोप का, ठीक है, मतलब इटली को छोड़कर पूरे यूरोप को इटली का एकीकरण मतलब ऑस्ट्रिया को क्या करता है कि बाधा बना देता है। और सभी के नज़र में मतलब ये एक इटली की पहले समस्या थी, अब क्या हो जाती है कि ये इसकी कूटनीति के बल पर यह बन जाती है ऑस्ट्रिया, ये पूरे यूरोप की, सॉरी ऑस्ट्रिया नहीं, पूरे यूरोप की यह समस्या बन जाती है। और अब पूरे यूरोप ये इसको चाहने लगते हैं कि इसका एकीकरण हो। इधर अब काबुल ने नेपोलियन 3 मतलब फ्रांस का एक शासक होता है नेपोलियन 3, उनसे क्या करते हैं कि एक संधि करते हैं। और संधि में कहते हैं ना कि फ्रांस ने संधि में कहा कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ तुम पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देना, मतलब कि जो पिडमाउंट है, पिडमाउंट मतलब सिडनिया पिडमाउंट, तो सिडनिया पिडमाउंट अब ऑस्ट्रिया से लड़ेगा और उसमें तुम क्या करोगे ना कि उनको सैनिक प्रदान करोगे और सैनिक से हम लोग लड़ेंगे। तो अब और उनके लिए इन्होंने नीस और सेवाएं नामक 2 प्रांतों मतलब 2 जगहों को देने का लोभ दिया और कहा कि मैं तुमको नीस और सेवाएं नामक 2 जगहों को दूंगा और तुम मेरी मदद करोगे ये ऑस्ट्रिया को हराने में। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ जस्ट इन लोगों ने। और यहाँ पर उसने आश्वासन दिया कि मतलब तुम अगर नीस और सेवाएं दोगे तो मैं वहाँ जनमत संग्रह कराऊंगा। जनमत संग्रह अब भैया क्या है, तो जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि मतलब किसी एक पक्ष के लिए, मान लीजिए कि हम टॉपर है मान लीजिए, तो अब टॉपर में क्या होता है ना कि वोट होगा कि तुम सभी लोग क्या करता है ना कि तुम टॉपर इनको नियुक्त करते हो, तो ऐसा जनमत संग्रह होता है। मतलब किसी एक काम के लिए, मतलब कि क्या तुम सब चाहते हो कि इसका एकीकरण हो, तो ये होता है जनमत संग्रह। तो यहाँ जनमत संग्रह कराए जाएंगे, उन्होंने फ्रांस ने कहा। ठीक है, और फ्रांस ने कहा नेपोलियन टू वहाँ के जो नेपोलियन 3 वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जनमत संग्रह कराऊंगा। और दूसरी बात यह उसने दिया कि अगर तुम मुझे नीस और सेवाएं नामक 2 प्रांतों को दे रहे हो
तो मैं वहाँ के लोगों को, ठीक है, मैं वहाँ के लोगों, अगर वहाँ के लोग तुमसे मिलना चाहें, मतलब तुम्हारे लोगों से मिलना चाहें तो मैं मिलने दूंगा, मतलब कि तुम मिल सकते हो, मैं उसको नहीं रोकूंगा, तुम मुझे वो दे दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट, सर्डिनिया पिडमाउंट के लड़ाई में। अब क्या होता है कि सीमा संबंधी विवाद स्टार्ट हो जाता है 1859 से 60 के बीच में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के। अब मतलब लड़ाई होने लगता है, तो अब क्या करता है कि फ्रांस भी अपने सैनिक को यहाँ भेजता है, और सैनिक को भेजने पर क्या होता है ना कि यहाँ लड़ाई हम लोग जीत जाते हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं, सॉरी, ये जो यहाँ जो लड़ाई होता है, तो लड़ाई में ऑस्ट्रियाई सेना मतलब बुरी तरह हार जाती है, और हारने से ऑस्ट्रिया कि एक बड़े राज्य लेम्बार्डी, ठीक है, अब मतलब हारने पर क्या होता है ना कि कुछ कुछ राज्यों पर कब्जा हो जाता था पहले, तो लेम्बार्डी पर क्या हो जाता है कि हम लोग का सर्डिनिया पिडमाउंट का वहाँ शासन हो जाता है, लेम्बार्डी पर कब्जा हो जाता है, और इससे एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, मतलब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ जो यहाँ फ्रांस के राजा थे नेपोलियन 3, तो नेपोलियन 3 के माइंड में आया कि ये लोग के हम लोग पर भी आक्रमण न करते, क्योंकि इटली भी तो हस्तक्षेप कर रहा था, सॉरी फ्रांस भी तो हस्तक्षेप कर रहा था, तो इसलिए ये सोचने लगे कि हम लोग पर भी आक्रमण न कर दे, इसलिए ना क्योंकि उन्हें लगा, क्योंकि वहाँ के जो भी थे, मतलब इटली की जनता जो थी मध्य इटली और उत्तरी इटली की, तो वह काउंट काबुल के समर्थन में थी, और इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा, और जन सैलाब में मतलब उन लोगों ने एकदम भावनाओं से आया कि मैं लड़ लूँगा, भले जिए या ना जिए, ऐसा उन्होंने सोचा। तो फिर अब जो फ्रांस को भी ऐसा लगा कि ये लोग अगर एकीकरण करवा देंगे तो मेरी तो काम खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा लगा, तो क्या होता है ना कि वहाँ आंदोलन होता है, तो अब जो यहाँ लड़ाई खत्म होता है, तो नेपोलियन 3 जल्दी से क्या करता है कि ये अपना मतलब क्या करता है कि सैनिक को बुला देता है, और बुलाने के बाद जो सम्मेलन होती है, मतलब हर लड़ाई के बाद वहाँ सम्मेलन होती थी शांति के लिए, तो वहाँ जो सम्मेलन होती है उसमें नेपोलियन 3 जो होता है ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें बीच में पढ़ने के लिए उसने नियुक्त किया कि हाँ मैं बीच में पढ़ा था, ठीक है, इससे बताया, और इस तरह संधि के अनुसार जो लेम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया, और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, माना गया, ठीक है। और अंत आते आते क्या हुआ कि एक बड़े राज्य के रूप में इटली जो है सामने आने लगा, कि इटली की तो बहुत बड़ी राज्य है, मतलब छोटी मोटी राज्य छोटी मोटी मतलब राज्य नहीं है, इटली सामने आया, लेकिन काबुल का जो ध्यान हुआ मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण में था, मतलब वो चाहता था कि पहले मध्य और उत्तरी इटली की एकीकरण हो, इसलिए उसने नेपोलियन को सेवाएं प्रदेश, मतलब नेपोलियन को फिर कहा, उसे जो लगा कि मतलब हम पर भी ये लोग हमला करेंगे, तो इसलिए उसने फिर उस पर क्या किया ना कि फिर उस पर अब जो पिडमाउंट के हाँ, तो अब नेपोलियन 3 जो चाहता था कि मतलब अब वह सोचने लगा कि वो हम लोग पर भी अब हमला करेंगे, तो इसलिए वह अपने सैनिक को बुला दिया, लेकिन ये अब अभी तक तो नेपोलियन जो है ये काउंट काबुल अपने नीस और सेवाएं प्रांतों को नहीं दिया था, तो इसलिए इसने बोला कि नीस और सेवाएं प्रांत मैं तुमको दूंगा, मतलब जगह मैं दूंगा, और इसके लोभ देकर कहा कि तुम अपने सैनिक को अभी भी तुम यहाँ रखो, ठीक है। और अतः उसने नेपोलियन को सेवाएं प्रदर्शन देने का मतलब लोभ दिया, कहा कि तुम यहाँ रहो अभी भी, और युद्ध में फ्रांस के मतलब जो लड़ाई हुआ तो उसमें भी यह निष्क्रिय रहने के लिए कहा, और इटली के राज्यों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया, मतलब कि जो इटली के राज्य हो पिडमाउंट और सर्डिनिया का कोई भी मतलब एकीकरण हो रहा हो, तो तुम क्या करो ना कि इसमें अब हस्तक्षेप न करना, मतलब तुम कुछ बोलना ना तो मैं तुम्हें नीस और सेवाएं नामक 2 प्रांत दे दूंगा। तो अब इससे क्या होता है कि तो उसने भी अब स्वीकार कि हाँ ठीक है, मैं तुमको मैं मानता हूँ कि तुम दोनों आपस में दे दो। तो अब यहाँ क्या होता है कि उसने फिर यहाँ आश्वासन दिया कि अगर तुम ये जो एकीकरण अगर यहाँ होंगी तो मैं यहाँ पर भी मतलब लड़ाई में तो मौजूद रहूँगा, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा कि ना कि यहाँ पर भी जनमत संग्रह करवाए जाएंगे, मतलब कि उन्होंने बोला, मतलब फ्रांस ने कहा कि अगर जब तुम दोनों लड़ो और मैं तुम्हारी फिर मदद करूंगा, मैं तुम लोगों को हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा, और 19 और सेवाएं नामक 2 प्रांत हमको दे दो। और इससे क्या करता है ना कि अगर ये मान लो कि तुम कहते हो कि अगर ये दोनों एकीकरण चाहते हैं, मतलब उत्तरी और मध्य इटली एकीकरण चाहते हैं, तो मैं वहाँ एक वोट करवाऊंगा, मतलब जनमत संग्रह फिर करवाऊंगा, और अगर वो लोग चाहते हो, अगर जनमत संग्रह में ये बात आया कि मैं
हाँ एकीकरण किया जाए तो मैं एकीकरण करवाऊंगा, नहीं हस्तक्षेप करूंगा। और एकीकरण अगर नहीं चाहते हैं तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। तो इससे जनमत संग्रह करवाए जाते हैं। और उन लोगों का मानना था कि हाँ एकीकरण हो यहाँ, तो एकीकरण होता है। तो 1860 से 61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर, अब 1860 से जनमत संग्रह के बाद 1860 से 61 ईस्वी के बीच में काबुल ने रोम को छोड़कर, मतलब रोम मतलब जो होता है वो धार्मिक दृष्टिकोण वाला था, तो उसको छोड़कर क्या करता है ना कि पूरे उत्तर और मध्य इटली के सभी प्रांतों को, जितने भी वहाँ के राज्य थे उत्तर और मध्य इटली के, उसको एकीकृत कर देता है और वहाँ जनमत संग्रह करवा देता है। और इससे ऑस्ट्रिया भी फ्रांस से मतलब डर कर, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन देने के भय से, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड जो समर्थन यहाँ से रहते हैं, तो इसलिए ऑस्ट्रिया आप डर की वजह से क्या किया कि मतलब नहीं हस्तक्षेप किया। और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया तो जो है जर्मन एकीकरण के भी काम से मतलब जूझ रहा था, मतलब जर्मन में भी यह एकीकरण नहीं करने देना चाह रहा था। तो इससे क्या होता है ना कि 1862 ईस्वी तक, 1862 ईस्वी तक, अब जो यहाँ तक मतलब 1862 ईस्वी तक दक्षिण और उत्तरी इटली, मतलब दक्षिण इटली के जितने भी प्रांत होते हैं उनको छोड़कर, रोम वेनेसिया आदि को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आते हैं, मतलब काउंट काबुल के बाद आते हैं गैरिबाल्डी, जो कि क्या होता है ना कि एक महान क्रांतिकारी मतलब होते हैं, ठीक है। यह क्या होता है कि एक युद्ध वाले लड़ने वाले होते हैं, कि युद्ध में भरोसा रखने वाले होते हैं। और उसके बाद क्या आते हैं गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति, ठीक है। सशस्त्र क्रांति का एक मतलब सेना तैयार करते हैं। और यह जो होते हैं एक नाव चलाने वाले होते हैं, नाविक होते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक सशस्त्र क्रांति की सेना नियुक्त किया। सशस्त्र क्रांति में कौन कौन था, तो उसमें थे इनके ही स्वयं सेवक थे, ठीक है। इनके ही स्वयं सेवक को किया। और क्या किया कि दक्षिण इटली के कुछ प्रांतों पर आक्रमण करने लगा, ठीक है। और ये जो थे पहले क्या थे कि प्रभावित थे मेजनी से, जोसेफ मेजनी से। लेकिन जो काउंट काबुल का इन्होंने प्रभाव देखा कि काउंट काबुल के इसी प्रभाव के कारण इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने काउंट काबुल के प्रभाव को देखा और यह संवैधानिक राजतंत्र के पक्ष में आ गया। मतलब कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि मतलब क्या हो यहाँ होना कि राजतंत्र ही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो राजा हो वो अच्छे हो, तब ये राजतंत्र सही है, ऐसे पक्ष में ये भी आ गए काउंट काबुल की वजह से प्रभाव होकर, ठीक है। और वहाँ उन्होंने भी ऐसा चाहा। और गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों, मतलब जो भी उनके काम के सहायक हैं, स्वयंसेवक हैं, उनको एक सशस्त्र सेवा का गठन किया, सेना का गठन किया। और सिसिली और नेपल्स नामक दो प्रांतों पर आक्रमण किया। इटली के जो दक्षिण प्रांत थे, दक्षिणी इटली के प्रांत थे सिसिली और नेपल्स, उन पर आक्रमण किया। और आक्रमण कर वहाँ आक्रमण किया तो सिसिली और नेपल्स में ना अधिकांश जनता क्या थी कि बुर्बो राजवंश से तंग थी। मतलब कि वहाँ के जो शासक थे बुर्बो राजवंश, उनसे पहले ही तंग थी। और तंग आकर क्या किया उन्होंने, वहाँ के जनता गैरिबाल्डी के पक्ष में हो गए। और वहाँ जो लड़ाई में इन्होंने जीता, मतलब वहाँ के प्रांतों को, सिसिली और नेपल्स को जीता। और जीतने पर वहाँ क्या हुआ ना कि विक्टर इमैनुअल, जो कि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक थे, उनके प्रतिनिधि, मतलब उनके ही जो होते हैं जैसे वोट लड़ने वाले होते हैं, उनके वोट लड़ने वाले के पक्ष में वहाँ सत्ता संभाले। और सत्ता संभालने पर 1862 ईस्वी में 1862 में उन्होंने क्या सोचा अब कि रोम, मतलब कि जो पोप है उस पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया। मतलब अब रोम के छोड़कर बाकी सब तो एकीकरण हो गया, तो रोम को छोड़कर जब बाकी सब एकीकरण हो गया तब इन्होंने सोचा कि रोम को भी एकीकरण करें। तो रोम के एकीकरण के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। और प्लान बनाने से अब क्या किया कि विक्टर इमैनुअल जो है सर्डिनिया पिडमाउंट, विक्टर इमैनुअल जो सर्डिनिया पिडमाउंट के वहाँ के शासक बने हुए थे, तो सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक को फिर अपने सेना को भेजे, ताकि वो सोचते थे ना कि मेरे वो धर्म है। जैसे रोम जो है, मान लीजिए मेरा मंदिर है, तो मेरे मंदिर पर कोई नहीं ना सोचेगा कि अपने मंदिर पर लड़ाई हो। तो इससे उन्होंने अपने लड़ाई को रोकने के लिए सेना को भेजा विरोध में। और उसी बीच क्या हुआ कि मतलब जो ये थे काउंट काबुल, उनकी मुलाकात हो गई गैरिबाल्डी से। और मुलाकात होने से क्या हुआ कि वह अब मुलाकात हुआ तो उन्होंने कुछ समझाया कि आप मतलब हमारे धार्मिक जगहों पर, स्थल पर आप लड़ाई न करें। तो इससे लड़ाई रुक गई, मतलब धार्मिक जगह पर लड़ाई नहीं हुआ। और लड़ाई छोड़कर मतलब इसी बीच उन्होंने गैरिबाल्डी ने क्या किया कि गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल, जो कि सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे, उनको सारे जितने भी प्रांत जीते हुए थे दक्षिण में सिसिली और नेपल्स के प्रांतों को
उन प्रांतों को इन्होंने क्या किया कि बिना कोई समझौता के, मतलब बिना कोई संधि के क्या किया कि उनको सौंप दिया। और सौंपने पर उन्होंने क्या कहा अब विक्टर इमैनुअल ने कि तुम दक्षिण इटली जितने भी तुम जीते हुए हो वहाँ तुम राजा बनो। और उन्होंने मतलब ऐसा प्रस्ताव दिया। तो यहाँ विक्टर इमैनुअल ने कहा कि नहीं, मैं अब ये सब नहीं करना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी संपत्ति जितने भी अमीर मतलब पैसे उनके पास हैं, सारे पैसे को उन्होंने छोड़ दिया। मतलब अपने राज्यों को, मतलब जितने भी देश है उनको समर्पित कर उन्होंने क्या किया कि आगे बढ़े। और वो क्या करने लगे कि साधारण किसान की भांति उन्होंने जीवन जीने लगा। अब साधारण किसान की भांति जब उन्होंने जीवन जीने लगे तो उन्होंने उनके इस बलिदान के कारण, मतलब जितने भी जीवन भर में कमाए हुए हैं पैसे, सारे पैसे को ऐसे ही बांट दिए। तो इनके इस बलिदान की वजह से क्या हुआ ना कि जो भारत स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी तो उनमें इनको बहुत सारा प्रचार किया गया इनको कि ये एक ऐसा शासन है जो कि एक पूरे अपने पैसे को लुटा दिए, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए, सभी को दान कर दिए, ठीक है। और इनके इसी मतलब क्या करते हैं कि दान करने की वजह से राष्ट्रवादी जो नेता टाइप है तो वह क्या करते हैं कि इनकी जीवनी को लिखते हैं लाला लाजपत राय ने। और 1862 ईस्वी में ही क्या होता है कि दुर्भाग्यवश जो काउंट काबुल जो कूटनीतिज्ञ थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब जो मृत्यु होने से क्या होती है कि अब क्या होते हैं कि मृत्यु वहाँ तक मतलब पहले ही क्या हुआ कि जोसेफ मेजनी यहाँ से पलायन हो गए। अब जोसेफ मेजनी पलायन हुए तो गैरिबाल्डी हैं, तो गैरिबाल्डी भी मतलब क्या किया कि वो भी पलायन हो गए। और यहाँ जो काउंट काबुल थे, काउंट काबुल की भी मृत्यु हो गई। तो तीनों में कोई भी नहीं बचे। तो अब जो वहाँ विक्टर इमैनुअल थे वो अकेला पड़ गया। और अकेला पड़ने से विक्टर इमैनुअल ने क्या किया कि फिर भी इसका काम जारी रखा। और 1870 से 71 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच एक युद्ध छिड़ गया। कुछ भी मामले में एक युद्ध छिड़ा। और इस युद्ध के कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण, ठीक है, पोप को संरक्षण प्रदान करने में अब जो कि पहले जो फ्रांस है वह पोप की रक्षा कर रहा था। तो अब फ्रांस जो पोप की रक्षा कर रहा था, तो अब दोनों फ्रांस और प्रसा में कुछ लड़ाई हो गई। तो अब पोप की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो इसकी मौका को फायदा उठाते हुए विक्टर इमैनुअल जो करते हैं कि वेटिकन सिटी जो जहाँ पर पोप रहता था तो उनके किले को छोड़कर बाकी सब सारे चीज़ों को क्या किया कि अपने इटली में एकीकरण कर दिया। और जिसे कि पोप नहीं माना तो अंत में क्या हुआ कि मुसोलिनी, ठीक है, और अंत में मुसोलिनी द्वारा इस समस्या का निदान हुआ। और वेटिकन सिटी एक छोटा मोटा राज उनको दे दिया गया कि पोप को दे दिया गया कि तुम यहीं राज करते रहो। और बाकी सबको क्या किया गया कि अपने ओर मिला दिया गया। तो 1871 ईस्वी तक पूरी इटली की एकीकरण संपन्न हो जाती है। आ गया जर्मनी का एकीकरण। अब वैसे भी जो जर्मनी की एकीकरण होता है तो दोनों साथ साथ होती है, जर्मनी और इटली की एकीकरण। इसलिए वहाँ जो जर्मनी जो होता है मध्यकाल मतलब कि 800 ईस्वी में एक क्या होता है ना कि सालमा वहाँ के एक राजा होते हैं। 800 ईस्वी में मतलब मध्यकाल में सालमा के वहाँ के राजा होते हैं। और उनके नेतृत्व में जर्मनी जो होता है पूरी एकीकृत राज्य होता है, ठीक है। और वह वहाँ के मजबूत राज्य होता है, मतलब ठोस राज्य होता है। लेकिन जो आधुनिक युग आती है तो आधुनिक युग के आते आते इनको ये जो जर्मनी होता है ना 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो जाता है, मतलब 300 राज्यों में विभक्त हो जाता है। तो 300 राज्यों में विभक्त हो जाता है जिसमें कि अब इसके मेन दो प्रांत बच जाते हैं, जैसे उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। अब उत्तरी जर्मनी में क्या होता है ना कि उत्तरी जर्मनी में आप लोगों को होता है प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की सबसे ज़्यादा संख्या होती है वहाँ के रहने वाले लोगों की। और वहाँ के सबसे बड़ा राज्य होता है वहाँ प्रसा, और जो कि वहाँ राज करते रहता है, ठीक है। और उसकी जस्ट विपरीत मतलब जस्ट इधर दक्षिणी जर्मनी में क्या होता है कि जर्मन डायट होती है, ठीक है, जहाँ की सभी लोग आकर वहाँ एथी करते थे। और मतलब वहाँ मिलते थे। जर्मन डायट एक सांसद टाइप होता है, वहाँ सभी लोग बैठते थे, बैठक कर लगती थी वहाँ। और जो दक्षिणी इटली में वहाँ जो दक्षिणी इटली में लोगों में जो होता है ना राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होता है। मतलब वहाँ उत्तरी इटली में राष्ट्रवाद के लोग थे, मतलब राष्ट्रवाद चाहते थे, लेकिन दक्षिणी इटली में राष्ट्रवाद नहीं चाहते थे, ठीक है। और जस्ट मतलब दोनों में घटना जो होती है वो अपोजिट होती है। और इसकी भी जो एकीकरण की जो मेन कारण जो होता है नेपोलियन ही होता है। क्योंकि नेपोलियन यहाँ क्या करता है ना कि नेपोलियन यहाँ लड़ता है और लड़ने के बाद मतलब जो क्या करता है इनके कुछ प्रांतों को अपने जीतता है। और जीतने से जर्मन राइन संघ बनाता है। और जर्मनी 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ बनाता है। और जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। और यहीं से क्या होता है ना कि जर्मन राष्ट्रवाद की भावना जो होती है धीरे धीरे
बढ़ने लगती है। अब यहीं से जब मतलब वो जो आप ही बताइए कि जैसे हमारा मान लीजिए राष्ट्रवाद के पक्ष में है तो हम किसी और को भी प्रभावित करेंगे। तो यहाँ जो जर्मन राइन संघ 1806 ईस्वी में उन्होंने बनाया नेपोलियन ने, तो यहाँ क्या हुआ ना कि नेपोलियन के प्रभाव पड़ा और यहाँ यहीं से उत्तरी जर्मनी में क्या हुआ ना कि राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होने लगा। और इसी दौरान जितने भी मतलब वहाँ के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जैसे कोई भी वहाँ के तो जैसे हीगेल थे, काउंट है, वो मतलब अलग अलग टाइप के नाम है। तो ये लोग जो है ना यहाँ अपने ये जो है यहाँ अपने अपने मतलब जैसे इन लोग अपने डिजाइन से मतलब अपने जैसे इन लोगों से हुआ वैसे इन लोगों ने क्या किया ना कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रोत्साहन करना स्टार्ट किया। इधर अब इन लोगों ने जो प्रोत्साहन करना स्टार्ट किया अपने अपने विचार से, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे मतलब छात्र थे, उन लोगों ने भी एक ब्रूसेनसेफ्ट नामक एक एथी बनाया, मतलब ब्रूसेनसेफ्ट कर एक संस्था का निर्माण किया। और उस संस्था में मतलब ब्रूसेनसेफ्ट नामक संस्था में इन्होंने क्या किया कि अपने से जहाँ का एक थे स्कूल जिस मतलब वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय था, वह यहाँ का क्या बना ना कि आंदोलन का केंद्र बना कि मतलब जो नेपोलियन से प्रभावित होते हैं 1806 ईस्वी की जर्मन राइन संघ से, तो जो प्रभावित होकर यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में मदद करते हैं। और इसमें यहाँ तक कि स्टूडेंट लोग भी क्या करते हैं कि ब्रूसेनसेफ्ट नामक एक संस्था बनाते हैं, जिसका येना विश्वविद्यालय क्या होता है ना कि वाइमर राज्य का होता है वह, और वहाँ वह इसका केंद्र बनता है, प्रधान केंद्र बनता है। जबकि मेटरनिक जो सोचता है कि इसे भी मैं दबा दूं, और इसे दबाने के लिए उसने प्रयास किया एक कारस्वाद नामक एक दमनकारी कानून, ठीक है, दमनकारी एक राजा होते हैं वहाँ के भी, उसके कानून जो कारस्वाद होता है लागू किया हुआ, उस पर ये जो मेटरनिक होता है इसको भी दबाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना का विकास इतना अच्छा से हो चुका था कि ये जो होता है मेटरनिक भी इसमें असफल रहता है, ठीक है, और मेटरनिक भी इसमें असफल रहता है और एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं ये लोग अपने अपने डिजाइन से, मतलब अपने अपने जैसे इनको सब हो सका इन्होंने मदद किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण में अब इतने में एकीकरण में एक और समस्या उभरी कि पैसे की समस्या होने लगी, आर्थिक समस्या होने लगी। तो आर्थिक समस्या होने लगी तो यहाँ क्या थे ना, यहाँ के व्यापारी लोगों ने एक जर्मन राइन इन्होंने जादबेरिन नाम के एक संस्था बनाया जो कि प्रसा के देखभाल में था, ठीक है, और इस संस्था का निर्माण किया। और संस्था के निर्माण में इन्होंने आर्थिक संघ बनाया, और जिससे कि मतलब सभी लोग क्या हुए कि पैसे की समस्या को भी सोल्व हो गई। और 1830 ईस्वी की क्रांति का यहाँ प्रभाव पड़े और जर्मन के कुछ राज्य थे जर्मनी के सक्सेनी, हनोवर आदि राज्यों में क्या हुआ कि लोकतांत्रिक विद्रोह हुए, और विद्रोह से क्या होता है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला। अब जो विद्रोह हुए मतलब कि यहाँ जो इन्होंने यहाँ जो जैसे मतलब ये पैसे वाली जो संघ बनती है, तो इस पैसे वाली संघों से क्या होता है ना कि यहाँ की समस्या तो सोल्व हो जाती है, और समस्या सोल्व होने से 1830 की जो क्रांति होती है तो उनकी प्रभाव यहाँ पड़ती है। और सक्सोनी और हनोवर, ठीक है, हनोवर नाम के दो राज्यों में क्या होता है कि लोकतांत्रिक विद्रोह होता है। और विद्रोह को लेकिन क्या करता है कि वहाँ के जो ऑस्ट्रिया और प्रसा होता है वह मिलकर, ठीक है, मिलकर यहाँ क्या होते हैं कि कुचल डालते हैं। और 1848 ईस्वी मतलब कि 18 साल बाद जो फिर वहाँ 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति होती है, और उससे जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का देता है। मतलब फिर जब 1830 ईस्वी में वो तो दब गया तो 1848 ईस्वी में जो भी क्रांति हुई तो उसकी यहाँ प्रभाव पड़ी और राष्ट्रवाद को एक बार फिर क्या हुआ कि भड़का दिया। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस क्रांति ने मेटरनिक के युग को भी अंत कर दिया था। और इस मेटरनिक जो यहाँ मतलब क्या कहे, यह जो मेटरनिक है यहाँ इसको हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता था अब जो 1848 की क्रांति में। तो अब ये लोग क्या किया कि एक फ्रैंकफर्ट, ठीक है, एक फ्रैंकफर्ट जो कि प्रसा जो कि एक सांसद था, ठीक है, पुराने सांसद था एक फ्रैंकफर्ट। उसमें इन्होंने पहले के जितने भी 1830
के जितने भी अच्छे अच्छे थे, मतलब राष्ट्रवाद की भावनाओं के पक्षधर थे, तो उनको यहाँ बुलाया और बुलाकर, जो कि प्रसा अच्छा मतलब अच्छा था थोड़ा सा, तो प्रसा यहाँ आप ही बताइए कि प्रसा जो जलावेरिन संघ बनाया था प्रसा के देखने वाले में, तो प्रसा भी इनके मदद में कर रहा था, लेकिन प्रसा थोड़ा मोड़ा मतलब डर रहा था ऑस्ट्रिया प्रसा से, तो इसलिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, तो इसलिए प्रसा ने क्या किया कि प्रसा को इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर से दोबारा से इनके एकीकरण के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करने के लिए हम लोग एक आपको यहाँ का शासन बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया ना कि यहाँ के इन्होंने कहा कि प्रसा के शासक में एक निर्णय दिया गया कि फ्रेडरिक विलियम, ठीक है, वहाँ के जो प्रसा के राजा होते थे, तो राजा थे, तो जर्मन राष्ट्र के नेतृत्व करेगा, ठीक है, जर्मन के मतलब नेतृत्व करेगा, देखभाल करेगा, और उसी के अधीन क्या होगा कि जर्मन राष्ट्रों की एकीकृत की जाएगी और राष्ट्रवाद मतलब यहाँ गणतांत्रिक स्थापित की जाएगी। लेकिन जो यहाँ प्रसा होता है, प्रसा अब इनकार कर देता है क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के युद्ध से, ठीक है, ऑस्ट्रिया के युद्ध से बचना चाहता है, इससे एकीकरण मतलब इनकार कर देता है। और इसी बीच क्या होता है, ऑस्ट्रिया इसी बीच जर्मन के कुछ अन्य दक्षिण राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव, मतलब जो दक्षिण जर्मनी थी, तो दक्षिण जर्मनी की भी मैंने शुरू में बताया कि वो लोग भी, दक्षिण जर्मनी के लोग भी मतलब राष्ट्रवाद की भावना की उन लोगों में अभाव थी, तो उन लोगों ने भी ऐसा किया कि नहीं, एकीकरण नहीं होगा। तो इन दोनों के एथी से क्या होता है ना कि एकीकरण की वहीं भी मार्ग अवरुद्ध हो जाती हैं, लेकिन उन लोगों ने फिर भी इसमें कोशिश करते रहा। अब करते रहा तो अब प्रसा जो होता है यह समझ लेता है कि हमारे ही नेतृत्व में जो होता है इसका एकीकरण हो सकता है, मतलब इसका किसका, तो जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। तो अब इन लोगों ने क्या किया ना कि अपना सैनिक बढ़ाने लगा, मतलब कौन, तो प्रसा सैनिक बढ़ाने लगा। और इससे क्या होता है ना कि प्रसा के सैनिक बढ़ाने से क्या होता है, प्रसा सैनिक बढ़ाने लगा, और यहीं भी जो फ्रेडरिक विलियम नाम के शासक था वहाँ का प्रसा का, वह मर जाता है, और मरने से उसका विलियम होता है, उसका छोटा भाई जो कि वहाँ का शासक बनता है, और विलियम जो होता है राष्ट्रवाद का पक्षधर होता है। और वह अपने दिमाग से क्या करता है, मतलब एक बात सोचता है कि इसको मतलब क्या करता है, फैक्ट्री लगा देता है, और जितने भी मतलब 300 छोटे बड़े राज्य होते हैं कमाने के चक्कर में इधर आ जाते हैं और फैक्ट्री में आ जाते हैं और फैक्ट्री में काम करने लगता है। तो एकीकरण की थोड़ी मार्ग ठीक और मतलब चुस्त दुरुस्त हुआ। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, विलियम ने क्या किया ना कि विलियम ने वहाँ ऐसी किया, विलियम ने वहाँ के रोडों को क्या किया कि मजबूत करवाया, और वहाँ एक महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, मतलब कि यहाँ के शासक के रूप में क्या किया, मतलब छोटा सा चांसलर के रूप में बिस्मार्क को नियुक्त किया। और अब बिस्मार्क कौन है, तो बिस्मार्क जो है एक जर्मन डायट, मतलब कि दक्षिण जर्मन के सांसद के में प्रसा का प्रतिनिधित्व हुआ करते थे, मतलब चुनाव लड़ने में ये चुनाव लड़ा करते थे वहाँ, ठीक है, जर्मन के दक्षिणी जर्मन में डायट में, ठीक है। और उन्होंने प्रारंभ में मतलब शुरुआत में हीगेल के विचारों से प्रभावित हैं, और जर्मन सांसद डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देते थे। मतलब ये चाल ऐसे मतलब करते थे कि ये हर दम क्या करते थे ना कि जीत लेते थे, मतलब कभी भी इन्होंने हारा नहीं था, ठीक है। वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थन थे, मतलब वह जो समर्थन थे, मतलब वह चाहते थे कि खराब ही राजतंत्र हो, खराब राजतंत्र के समर्थन थे, निरंकुश राजतंत्र के, ठीक है, समर्थन करते हुए मतलब दिखाएं ऐसा ना कि निरंकुश राजतंत्र, मतलब दिखाएं कि मैं खराब राज्य मतलब राजा चाहता हूं, और उनके दिखाते हुए मतलब कि उनकी डायरेक्ट कोई विद्रोह ना करे, इसलिए उन्होंने अपने चाल से खराब राजा को दिखाते हुए उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में प्रयास में जुटे। और मतलब ऐसा लगा ना किसी को कि मतलब कोई बता ही नहीं सकता था ना कि ये एकीकरण भी चाहता है, ठीक है। इन्होंने एकीकरण की मांग की है, लेकिन जो खराब शासक थे उनके नेतृत्व में, मतलब उनको चाहते हुए, ताकि किसी और को लगे ना कि मतलब ये चाहते हैं कि एकीकरण हो, ठीक है। इन्होंने ऐसा किया, और उसकी एक कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे अगर कोई भी मतलब राष्ट्रवादी का क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हो या राजतांत्रिक, मतलब कोई भी राष्ट्रवादी हो, तो उसमें ये सभी लोग इनको अपने ही विचार के समर्थन समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व समझते थे, मतलब अब बिस्मार्क जो है सेना की शक्ति, ठीक है, सेना को अपने मतलब एकीकरण के लिए समझते थे, मतलब सेना को बढ़ावा देते थे। तो उन्होंने इसके लिए एक रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, जिसमें इन्होंने कहा कि अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया, और इन्होंने कहा कि जो भी सेना है मुझे सेना की ज़रूरत है, और इन्होंने सेना को लागू किया। और सेना जब बढ़ गए तो 1830 ईस्वी में जो प्रसा और
फ्रांस ने एक संधि किया था, उसके विद्रोह किया। कलांतर है, मतलब कलांतर यहाँ लिखा हुआ है। कलांतर का अर्थ होता है कि शुरुआत में, मतलब आने के जस्ट कुछ देर बाद, मतलब कि वो आए और आने के कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया कि ऐसा काम किया, मतलब आते हुए नहीं लड़ने लगे, आने के कुछ देर बाद, मतलब रुके और रुकने के बाद किया। मतलब जैसे हम लोग कुछ चीज़ अगर काटता है खराब, जैसे सांप भी काटता है तो तुरंत थोड़े ना थी जहर फैलने लगता है, कुछ देर बाद जहर फैलता है। तो ऐसे मतलब कलांतर उन्होंने किया। 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के संधि का विरोध किया और उन्होंने ऐसा चाहा कि प्रसा जो है वो अपना है, और प्रसा के नेतृत्व में उन्होंने सोचा कि ना इनका मतलब एकीकरण न हो, और इसीलिए ऑस्ट्रिया, प्रसा के बाद ऑस्ट्रिया जो है, बिस्मार्क ने अब प्रसा को छोड़कर मतलब ऑस्ट्रिया प्रसा को मजबूत बनाया, सुदृढ़ीकरण किया, क्योंकि प्रसा जो है बिस्मार्क के अंदर, प्रसा जो है जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ा राज्य था और वह अच्छा राज्य था, इसलिए उन्होंने प्रसा के नेतृत्व में करना था, लेकिन ऑस्ट्रिया को यहाँ खराब बताना था। तो इन्होंने क्या किया कि प्रसा को मजबूत किया, सुदृढ़ीकरण किया, और प्रसा ऑस्ट्रिया से इस तरह किसी भी मायने में क्या हुआ कि कम न रह गया। और इधर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को सोचा कि ऑस्ट्रिया मेरे ऊपर हमला करे तब मैं लड़ूंगा, ठीक है। और इससे उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया के साथ मिला और मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर, मतलब इन दोनों में पहले से ही झगड़ा हो रही थी, तो उनके मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे पर लेकर, ठीक है, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था, मतलब क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था, तो डेनमार्क पर आक्रमण किया और जीत के बाद उन्होंने सेल्सविग जो होता है प्रसा के अधीन हो गया, और जो होल्स्टाइन होता है ऑस्ट्रिया के अंतर्गत हो गया। तो अब इन्होंने बोला, मतलब बिस्मार्क ने कहा प्रसा से कि तुम क्या करो ना, यहाँ राष्ट्रवाद की भावना को भड़का दो, जिससे ऑस्ट्रिया यहाँ लड़ना चाहे। मतलब ये सोचते थे बिस्मार्क कि ऑस्ट्रिया पहले हम पर हमला करे, उसके बाद मैं उससे लड़ूंगा, ठीक है। तो इससे क्या, मतलब ताकि अगर समझौता हो तो इनकी गलती ना नजर आए, तो इन्होंने इसलिए ऐसा किया। तो अब क्या हुआ ना कि मतलब इन्होंने प्रसा मिला इनसे, और प्रसा क्या किया कि अब प्रसा ने क्या किया ना कि प्रसा ने वहाँ राष्ट्रवाद की भावना को भड़का दिया, और जिससे कि विद्रोह स्टार्ट हो गया। और विद्रोह स्टार्ट होने में क्या करना था कि ऑस्ट्रिया को प्रसा को लांग कर जाना था। तो इसलिए ऑस्ट्रिया जो होता है, ऑस्ट्रिया को प्रसा से, मतलब प्रसा को के अंदर हेलने के लिए उनसे बिना पूछे तो जा नहीं सकता था। तो इससे वो, और उधर से प्रसा जो था इनको जाने ही नहीं दे रहा था। तो इससे यहाँ तक कुछ समय के लिए ये क्या किया गया कि ये युद्ध जो होता था, ये आंदोलन जो होता था, उसे रोक दिया गया। जबकि बिस्मार्क चाहता ही था कि मतलब ऑस्ट्रिया हम पर पहले हमला करे, उसके बाद मैं उस पर हमला करूंगा। लेकिन ऑस्ट्रिया से युद्ध करना, मतलब लड़ाई करना एकदम जरूरी ही था, मतलब बिना लड़ाई करे जर्मनी का एकीकरण हो ही नहीं सकता था, ये बिस्मार्क कहता था। लेकिन ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करने के लिए उन्होंने पूर्व में ही मतलब पहले में ही उन्होंने, मतलब आने से पहले ही फ्रांस के साथ एक समझौता कर दिया था। मतलब फ्रांस यहाँ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रांस से इन्होंने समझौता कर दिया था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा, मतलब ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसा जब युद्ध लड़े तो तुम उसमें मौजूद रहना, मतलब तुम बीच में रहना, ठीक है, मौजूद रहना। और इसके लिए उसने फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को कुछ क्षेत्र, ठीक है, कुछ क्षेत्र देने का वादा किया। मतलब जस्ट काउंट का वो टाइप इन्होंने भी क्या किया कि चाल खेला कि मतलब तुम यहाँ जो ऑस्ट्रिया प्रसा में लड़ाई हो तो तुम मौजूद रहना, लड़ते रहना तुम भी, और मैं तुम्हें कुछ अपने राज्य का राज्य दूंगा। तो इन्होंने ऐसा किया। और बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी एक संधि किया कि अगर तुम ये दोनों ऑस्ट्रिया प्रसा लड़ाई करेंगे तो तुम क्या करना ना कि ऑस्ट्रिया पर पीछे से वार कर देना, ठीक है। ये एक चाल में फंसा दिए, और उन्होंने इससे क्या हुआ ना कि ऑस्ट्रिया जो होता है, अब प्रसा जो होता है कि ऑस्ट्रिया को अपने अंदर नहीं आने देता है विद्रोह लड़ाई करने के लिए। तो अब जब नहीं आने देता है तो ऑस्ट्रिया उससे मतलब क्या होता है, अपना अपमान से चिंतित हो जाता है, मतलब कि वो सोचता है कि आखिर क्यों नहीं मुझे आने दिया, इससे अपमान उसे लगता है। और अपमान से उन्होंने क्षुब्ध, मतलब कि चिंतित होकर 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध, ठीक है, सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर देता है। और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से फंसकर क्या हो जाता है कि अच्छी तरह से हार जाता है, मतलब बुरी तरह से हार जाता है। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन राष्ट्रों से जो प्रभाव समाप्त होता है। तो इस तरह क्या होता है कि शेष, मतलब उसकी आधा जो काम होती है जर्मनी के एकीकरण की पूरा हो जाती है, ठीक है।
और शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा के साथ युद्ध करना मतलब जरूर था। उसके बाद फ्रांस के साथ मतलब शेष जर्मनी में शेष जो बाकी जब जर्मनी जो बचा हुआ था उसके एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना जरूर था, क्योंकि जर्मन के ठीक है जर्मनी के दक्षिणी राष्ट्र मतलब जर्मनी के जो दक्षिण जर्मनी है उसमें फ्रांस की मतलब दावेदारी थी और वह हस्तक्षेप कर सकता था और इसीलिए इनसे लड़ना था। ठीक है, और इस समय स्पेन की राजगद्दी का एक मामला उभरा जिसमें प्रसा के राजकुमार का एक स्वाभाविक दावेदारी थी। मतलब कि इतने में क्या हुआ कि एक स्पेन की राजगद्दी का मामला उभरा और प्रसा जो होता है यहाँ का प्रसा का राजकुमार यहाँ का स्वाभाविक दावेदारी होता है और जिससे कि प्रसा कहता है फ्रांस से कि तुम मेरी मदद करो लड़ाई झगड़ा में, और फ्रांस इसमें मदद भी करता है और एक संधि करता है कि और उस संधि को इन्होंने क्या किया बिस्मार्क ने कि प्रेस के सामने मतलब मीडिया के सामने एकदम तोड़ मरोड़ कर ऐसा किया कि दोनों आपस में ही लड़ जाए। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब इससे मतलब ऐसा साबित करते हैं ना ये बिस्मार्क जो होते हैं उनके समझौता को वैसे साबित करते हैं जैसे कि प्रसा नहीं किया। ठीक है, और इससे फ्रांस जो होता है गुस्सा हो जाता है और फ्रांस ने गुस्सा होकर 19 जून 1870 ईस्वी को लड़ाई के लिए घोषित कर देते हैं और इससे सेडोन की लड़ाई होती है। सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हो जाती है। अब जो प्रसा से फ्रांस हार जाता है और हारने के तुरंत बाद क्या होता है कि 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की एक संधि होती है और दोनों राष्ट्रों के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इस प्रकार जो लड़ाई के बाद जो शांति बैठाना था तो उसमें सेडोन के युद्ध के बाद लड़ाई जो फ्रैंकफर्ट की एक संधि हुई जिससे उन दोनों के बीच शांति का संतुलन स्थापित किया गया। ठीक है, और अंत तक जाते हुए क्या हुआ कि 1871 ईस्वी तक क्या हुआ कि एकीकृत गणराज्य पूरे हो गए और इस तरह जो इस प्रकार राष्ट्रवाद के ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों का उदय ही नहीं किया बल्कि कई राज्यों पर इन उदयों का भी प्रभाव हुआ और राजनीतिक उथल पुथल मतलब राजनीतिक जो राजतंत्र हटकर लोकतंत्र बैठ गए, ये राष्ट्रवाद की भावना का मतलब प्रसार हुआ। यहाँ तक कि मतलब क्या हुआ कि बिस्मार्क अपने चाल के बल पर क्या किया कि मतलब ऑस्ट्रिया को फंसाया और ऑस्ट्रिया को फंसाकर इन्होंने क्या किया कि प्रसा ठीक है इस प्रसा और ऑस्ट्रिया की लड़ाई में फंसे तो फ्रांस से संधि किया समझौता किया कि तुम इन लोगों के बीच में मौजूद रहना और इन दोनों में जब लड़ाई हो और जस्ट इटली के एक विक्टर इमैनुअल से भी इन्होंने वादा मांगा कि तुम मतलब पीछे से क्या करना कि ऑस्ट्रिया को हराना, पीछे से ऑस्ट्रिया पर वार करना। तो इससे ऑस्ट्रिया हार जाता है और हारने के जस्ट बाद क्या होता है कि जो जर्मन और प्रसा और फ्रांस और प्रसा में लड़ाई हो जाता है तो वैसे ही इनके जो स्पेन की गद्दी होती है तो स्पेन की में एक गद्दी का मामला उभरता है। तो इन दोनों में जो लड़ाई होता है तो लड़ाई में क्या होता है ना कि इस लड़ाई में क्या होता है कि सेडोन के युद्ध में क्या होता है कि सेडोन के युद्ध में एक फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और जिससे क्या होता है कि एकीकरण हो जाता है। अब क्या होता है अगला है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही मतलब क्या था ना कि प्रेरणादायक था। ठीक है, यूनान जो होता है यूनान के एक ऐसा राज्य होता है, यूनान एक छोटा मोटा ऐसा राज्य होता है जो ना कि पूरे यूरोप में ठीक है पूरे यूरोप में यूनान ही एक ऐसा देश था जो कि साहित्यिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब कोई भी मामले में वो क्या था ना कि सबसे ऊपर था। मतलब सबसे ऊपर होने के बावजूद मतलब छोटा राज्य था फिर भी सबसे ऊपर था और सबसे ऊपर इस होने के बावजूद था। इसलिए इन्होंने जितने भी यूरोप के लोग थे इनसे क्या करते थे कि यूरोप के लोग इनसे प्रेरणा स्रोत होते थे और प्रेरणा स्रोत होकर अपना क्या करते थे कि काम करते थे। मतलब इन लोगों से प्रेरणा स्रोत होकर प्रेरणा स्रोत उन्होंने हुआ और प्रेरणा स्रोत होकर अपने काम मतलब कर रहे थे, अपने देश को भी आगे बढ़ाने की मदद कर रहे थे। मतलब कि आप ही बताइए छोटे से देश एक ऐसे बुलंदियों को छुआ हुआ था। इनकी इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी इतिहास थी कि इतिहास में ये बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ऊपर चौके हुए थे छोटे राज्य होने के बावजूद भी। और इसलिए सभी लोग इनके आइडल समझते थे। मतलब सभी लोग जितने भी हैं मतलब वहाँ के यूनान को एक अपने मतलब क्या समझते थे ना कि यूनान हम ही लोग का मतलब गर्व है। ठीक है, ऐसा समझते थे। और फिर भी यूनान जो होता है यूनान एक तुर्की ठीक है यूनान जो होता है फिर भी तुर्की के एकदम तुर्की साम्राज्य के अधीन रहता है। अब फ्रांसीसी क्रांति में जो यूनानियों में भी राष्ट्रवादी का भावना का जहर होता है क्योंकि धर्म जाति और फ्रांस के जो जितने भी जात थे फ्रांस के जात और
यूनान के जात एक होते हैं, इस फ्रांस की क्रांति का यहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ज़्यादा प्रभाव पड़ने से क्या होता है ना कि तुर्की शासन में से स्वयं को अलग करने के लिए इन लोगों ने आंदोलन चलाए जाने लगते हैं। और यहाँ एक हिटेरिक लाइक नामक संस्था की स्थापना होती है, जो कि ओडेसा नामक स्थान पर की जाती है। इसका लक्ष्य होता है कि तुर्की शासन को यूनान से हटाकर, ठीक है, वहाँ स्वतंत्र राज्य स्थापित करना, ठीक है। और क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में एक अब ये जो मतलब लड़ाई झगड़ा के देखभाल के लिए मतलब जो हिटेरिक लाइक संस्था के निर्माण हुई, तो इसमें नियंत्रण के लिए इन्होंने ना क्या किया कि शक्तिशाली मध्यम वर्ग, मतलब मध्यम वर्ग आप लोग जानते हैं कि मतलब ना ही बड़ा ना ही छोटा, ठीक है, ना ही गरीब नहीं अमीर। और यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, ठीक है। अब वैसे भी मतलब सभी लोगों के लिए प्रेरणा वाला था, यूनान जो होता है सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। इसलिए सभी यूरोप के जितने भी देश होते हैं सभी लोग इनको सोचते हैं कि ये जो होता है स्वतंत्र रहे, और इससे यह जो होता है संपूर्ण यूरोप की यह सहानुभूति की लहर दौड़ जाती है। मतलब कि राजा तो राजा के साथ साथ आदमी भी इसमें क्या करते हैं ना कि मदद करने लगते हैं कि हम लोग यूनान को स्वतंत्र बनाएंगे, ठीक है। राजा के साथ साथ आदमी भी, वहाँ के मतलब जन लोग भी, ठीक है। और इसलिए वहाँ मतलब रूस की भी अपना, और यहाँ रूस बनता है, रूस भी अपना साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी तथा धार्मिक एकता के कारण मतलब रूस भी जो होता है यहाँ के जात धार्मिक और महत्वाकांक्षी मतलब अपने आप को बड़ा बनाने वाला था। और यह एकता के कारण, धार्मिक एकता के कारण वह यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर हो जाता है। मतलब यूनान की स्वतंत्रता ये भी चाहता है रूस भी। लेकिन यूनान में जब मतलब और लड़ाई वाला स्थिति जब पैदा होता है तब जब तुर्की शासकों द्वारा, जब तुर्की शासक क्या करते हैं कि यहाँ जो उदार तत्व हैं उनका गला घोटने का प्रयास करते हैं, तो मतलब जितने भी इनमें लोग हैं तो उनको कुचलने के जो शुरुआत करते हैं, तो इनसे यहाँ विस्फोटक की स्थिति पैदा हो जाती है। और 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सरांटी जो कि एक जार थे, ठीक है, अलेक्जेंडर चिप्सरांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो जाता है। और यूनान में विद्रोह होने से क्या होता है ना कि अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में थे, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो शासक मेटरनिक थे उनके दबाव के कारण उन्होंने खुलकर इसमें सामने नहीं आया। लेकिन जब नया जार आया निकोल्स टू, तो वो क्या किया कि यहाँ एकदम खुलकर आ गया निकोल्स टू। और निकोल्स टू ने खुलकर आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। और 1824 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता रहेंगे। मतलब वो लोग जो आपस में लड़ेंगे तो हम भी बीच में रहेंगे, हम भी लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा था। और फ्रांस के राजा जो चार्ल्स दसम थे वो भी यूनानी स्वतंत्रता में। अब जो यूनान में विस्फोटक की स्थिति पैदा हो गई थी, तो तुर्की शासकों द्वारा जो अलेक्जेंडर चिप्सरांटी ने 1821 ईस्वी में जो के नेतृत्व में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ यूनान में, तो अलेक्जेंडर जो होता है व्यक्तिगत रूप से तो रूस के मतलब पक्ष में था, मतलब यूनान के पक्ष में तो था। लेकिन अलेक्जेंडर जो कि रूस के जार थे, तो वो तो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के व्यक्तिगत रूप से तो यूनान के पक्ष में थे, लेकिन उन पर मेटरनिक का कब्जा था। मतलब मेटरनिक उन पर क्या अधिकार जमा हुआ था, और उनके वजह से यह जो यहाँ मतलब खुल कर सामने नहीं आ रहा था। और जब वह उनकी वो हट गए अलेक्जेंडर चिप्सरांटी, तो रूस का एक नया जा रहा है जो कि अलेक्जेंडर नया जार जो है निकोल्स टू, उन्होंने आया तो उन्होंने खुलकर मुकाबला किया, समर्थन दिया। और 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस के बीच एक समझौता हुआ कि तुर्की यूनान विवाद में तुम मध्यस्थता रहोगे। और फ्रांस का राजा चार्ल्स दसम भी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में मतलब यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा था। और 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर क्या किया ना कि तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। मतलब कि 1826 ईस्वी में जो ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच जो संधि हुआ था, मतलब वो जो जार थे निकोल्स टू, उन्होंने इनका समर्थन किया। और समर्थन के बाद जो संधि हुआ
तो इस संधि में कहा गया कि तुम यूनान और तुर्की के लड़ाई में हम लोग मौजूद रहेंगे, किधर, और लड़ाई में मौजूद रहेंगे। तो वहीं चार्ल्स दशम जो कि चार्ल्स दशम भी इनमें क्या करने लगे कि फ्रांस के शासक जो थे वो भी इनमें दिलचस्पी देने लगे। और 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ कि हम तीनों जो हैं क्या करेंगे कि इनकी मदद करेंगे लड़ाई में, ठीक है। और इससे मतलब कौन कौन देश थे, तो इंग्लैंड थे, फ्रांस तथा रूस ने, ठीक है। हाँ, सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने और स्वयं यूनान, मतलब कि 4 देश मिल चुके हैं। और उधर था मतलब ओपोजिट टाइम में ओपोजिट था केवल तुर्की, और तुर्की के साथ भी एक आया मिस्र करके, क्योंकि वो दोनों एक ही जात के थे। तो तुर्की मिस्र आपस में मिले और ये 4 देश, तो इन दोनों में लड़ाई हुआ। और लड़ाई में क्या हुआ कि ये जो यूनान है मतलब ये चारों देश जीत गए, और ये जो है जीत गए। और ये जो यूनान जो जीत गए, तो उसके बाद जो ये थे जो तुर्की शासन के थे तो वो हार गए। और हारने के जस्ट बाद एक संधि हुआ, और जिसमें ये कहा गया अब रूस जो इसमें भाग दिया हुआ था इनको इनकी सहायता दे रहा था। अब रूस क्या करता है ना कि रूस कहता है ना कि मैं अब यहाँ शासन करूंगा, मतलब कि उनको हटाता है, और हटाने के बाद ये अपना कब्जा जमा देता है रूस। और रूस के कब्जा जमाने से क्या होता है कि रूस के जस्ट कब्जा जमाने से एड्रियानोपोल की मतलब संधि हुई थी वहां पर 1829 ईस्वी में, जिसमें रूस कह देता है कि रूस तुर्की शासन हट जाते हैं। और रूस जो होता है क्या करता है कि मतलब रूस जो होता है इनके प्रभाव को अपेक्षा मतलब फिर यहाँ प्रभाव जमा देता है। और 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि वहाँ जो ये यूनान में जो रूस यहाँ फिर अधिकार मतलब तुर्की के हटाने के बाद रूस अपना खुद अधिकार बना लिया है। तो अधिकार बनाने से ये जो मतलब और 3 लोग जो थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि मतलब रूस करे, उन लोगों ने बेहतर समझा कि इससे गणतंत्र बनाया जाए। तो उसे उन लोगों ने मिलकर रूस को भी हटा दिया और क्या किया कि वहाँ गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। और इस तरह समाजवाद की भावना ने यूनान में भी क्या किया कि स्थापित कर दिया गणतंत्र। अगला है हंगरी। तो हंगरी में ऑस्ट्रिया का पूरी तरह से प्रभाव था, ठीक है। और प्रभाव से 1848 ईस्वी की जो क्रांति का यहाँ प्रभाव पड़ा, तो यहाँ भी जन आंदोलन होने लगा। और इन आंदोलनों का नेतृत्व करते थे कोसूथ और फ्रांसीसी डीक, ठीक है, जो कि क्रांतिकारी थे। और इन क्रांतिकारियों ने कोसूथ जो होते हैं लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन होते हैं, और उन्होंने एक वर्गहीन समाज का गठन किया। और किसने, कोसूथ ने वर्गहीन समाज का गठन किया, जो इंग्लिश में बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। तो वर्गहीन समाज का गठन किया, और उन्होंने विचारों को अपने अंदर की जितनी भी विचार है उनको जनता तक पहुंचाना शुरू किया वर्गहीन समाज की सहायता से, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिस पर की रोक लगा दिया गया कि तुम अपने वर्गहीन समाज द्वारा ये सब मतलब जो भी भावना है अपनी प्रसार नहीं कर सकते। तो फ्रांस में जब लुई फिलिप का लड़ाई हुआ मतलब 1848 की क्रांति में जब इन्होंने हारा फ्रांस लुई फिलिप, तो इनके लुई फिलिप के पतन के बाद हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। और कोसूथ ने ऑस्ट्रिया आधिपत्य जितने भी मतलब का विरोध करना शुरू किया। और मतलब अब जो 1848 की लुई फिलिप की जो मतलब लुई फिलिप हटा, तो उससे क्या हुआ ना कि इन पर प्रभाव पड़ा। और प्रभाव पड़ने से कोसूथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य के जितने भी मतलब विरोध किया, मतलब उन्होंने राज्य किया था ऑस्ट्रिया, तो उनके विरोध करना शुरू किया। और विरोध कर व्यवस्था में बदलाव की मांग की। और हंगरी, इसका प्रभाव जो था हंगरी, ऑस्ट्रिया तथा कई अन्य देशों पर भी मतलब ये जो ऐसा हुआ मतलब ऑस्ट्रिया पर इन लोगों ने जो व्यवस्था के बदलाव की जो मांग की, तो इससे ऑस्ट्रिया पर भी प्रभाव पड़ा, और हंगरी पर भी प्रभाव पड़ा। तो इससे ऑस्ट्रिया क्या किया कि मांग स्वीकार कर दिया गया 31 मार्च 1848 ईस्वी को। और मतलब कि ये पूरी घटना जो होती है 3 महीना में हंगरी और ऑस्ट्रिया की हंगरी जो होता है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है, ठीक है। अगला है पोलैंड। अब इससे पोलैंड पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन पोलैंड में क्या होता है, पोलैंड पर रूस शासन का विद्रोह का शुरू हो गया। लेकिन इसमें ना जो होता है मतलब विदेशी राष्ट्रों की सहायता नहीं मिली। मतलब कि जैसे सभी लोगों में देखिएगा तो फ्रांस मिला हुआ है, किसी में फ्रांस मिल रहा है, ऑस्ट्रिया मिल रहा है, प्रसा मिल रहा है। लेकिन इसमें ना कोई भी ऐसा राज्य मतलब विदेशी राष्ट्र नहीं इनमें सहायता दिया, और जिससे पोलैंड जो होता है गणराज्य नहीं स्थापित हो पाया। अब आगे जाकर हो गया है अब बोहेमिया कौन है, तो बोहेमिया जो कि ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, उसमें भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। और बोहेमिया के बहुसंख्यक चेक जाति का मतलब इन लोगों ने भी क्या किया कि गणतंत्र स्थापित किया। और इसमें
बालकन क्षेत्र के एक छोटे मोटे राज्य होते हैं, उन लोगों ने भी अपने जातीय समूहों को लेकर विरोध करना स्टार्ट किया और पूरा बालकन क्षेत्र भी युद्ध का अखाड़ा बन गया। और इस तरह हमारा वन शॉट टाइप वीडियो ये ख़त्म हुआ। मतलब कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 अब क्लियर हो चुका है। और मैं अपने नए वीडियो में या तो शॉर्ट्स में इसकी नोट्स को लिख कर और फ़ोटो क्लिक कर उसके बाद मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, जिससे आप लोग इसकी शेयर कर दीजिएगा, नोट्स को दे दीजिएगा। और ये हम लोगों की कहानी यहीं पर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को नया था।